हेलो एवरीवन, सो फाइनली आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो आ गई है, दैट इज़ एसएससी सीजीएल 2025 की स्ट्रैटेजी। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर मैं जैसा जैसा इस वीडियो में बताऊंगी आपने वैसा वैसा फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन इसी बार होगा। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपने पहले तैयारी की हो, जो भी हो, तो इसमें मैं आप लोगों को अराउंड 1 ईयर की डिटेल्ड प्लानिंग बताऊंगी। और मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होती है ऐसी कि बस थोड़ा ओवरव्यू दे दिया और निकल गए। बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है और बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको भाई 12-12 घंटे पढ़नी है, उतना पढ़ना होता भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल हर एक सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल ही बेसिक टू एडवांस होगी। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले तैयारी की हो, चाहे आपको बिल्कुल एसएससी के बारे में कुछ भी ना पता हो, फिर भी आपको इस वीडियो से सारी जानकारी मिल जाएगी। सो ओवरऑल आई कैन से दिस इज पनेशिया फॉर ऑल सीरियस एस्पिरेंट्स। और जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, वो ही इतनी लंबी वीडियो देख पाएंगे। तो अगर आप एक दिन में नहीं देख पा रहे हो तो 2 दिन में देखो, 1.5x पे करके देखो। और हाँ, अपने साथ कॉपी पेन लेकर के जरूर रेडी रहना। ये नहीं कि मूवी की तरह देख करके पार करा दो, वो इस तरह की वीडियो नहीं है ये, ठीक है। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो लोग बिल्कुल शुरू कर रहे हैं उनको मैं एसएससी क्या होती है, एसएससी सीजीएल कैसा एग्जाम है, उसका एक ओवरव्यू दे दूं। तो देखिए, एसएससी जो होती है उसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। एसएससी क्या है, वो डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंडर में एक कमीशन है जो कि ऑल ओवर इंडिया के जो बहुत सारे अच्छे पोस्ट है ना, बेस्ट डिपार्टमेंट्स, उनमें एम्प्लॉयज की भर्ती करती है। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की नहीं, एसएससी और भी अदर एग्जाम्स के लिए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है। कौन कौन से अदर एग्जाम्स? सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 12th पास है वो इसके लिए एलिजिबल है। सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही एमटीएस, स्टेनोग्राफर और भी एग्जाम्स है जैसे कि जूनियर इंजीनियर, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट करवाती है। एसएससी सीजीएल के थ्रू कहां पर आप लोगों की भर्ती होगी, जो इस एग्जाम के बारे में मैं इसमें बताने वाली हूँ, तो इंडिया की जितनी भी बेस्ट डिपार्टमेंट्स आपने सुनी होगी, लगभग सभी में एसएससी के थ्रू भर्ती होती है, वो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल पर। ग्रुप बी में एक ऐसी पोस्ट है AAO जो कि गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, यानी कि आप एसएससी के थ्रू सीधे गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर भी रिक्रूट हो सकते हो। अब ग्रुप बी और ग्रुप सी में किन ग्रेड पेज पर आपकी जॉब लगती है, तो 2400 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, ये सारी ग्रेड पेज पर आपकी भर्ती होती है, ठीक है। ग्रेड पे का मतलब है कि ये आपकी सैलरी को डिसाइड करने में हेल्प करता है। जैसे 2400 ग्रेड पे की सैलरी थोड़ी कम रहेगी, 42 के उससे ज्यादा, 46 की उससे ज्यादा, तो इस तरह से होता है। और कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनकम टैक्स, एक्साइज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डीओपीटी हो गई, यूपीएससी की मिनिस्ट्री हो गई, रेलवेज मिनिस्ट्री होगी। जितनी भी मिनिस्ट्रीज आप देखते हो वहां पर ऑफिसर लेवल पे, जिसको कहते हैं हम लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उन सारे पोस्ट पर मिनिस्ट्रीज में भर्ती होती है। आई एम ऑल्सो एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। इसके अलावा सीबीआई में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीएजी, मतलब समझ रहे हो कि जितनी भी आपने पोस्ट अभी तक हायर सुनी होंगी न्यूज में, आपने आसपास, वो सारे डिपार्टमेंट्स में इसके थ्रू भर्ती होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सारे पोस्ट के बारे में जानना है तो आप जरूर जाकर के मेरी पोस्ट डिटेल्स वाली वीडियो देखिएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेल में इनका काम भी बताया हुआ है, सैलरी भी बताई हुई है, कैसे पोस्टिंग होती है, सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। सारे ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया हम जो तैयारी करेंगे, तो आप हमें पहले ये तो बताइए कि हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी भाई। तो ये जो सैलरी होती है ना, इसमें डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड पे पर हो। आप जितनी अच्छी पोस्ट पर रहोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी रहती है। जैसे कि आपकी सैलरी वेरी कर सकती है 45,000 से 75,000 तक। जैसे कि आई एम एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो मेरी जो सैलरी है अराउंड 75,000 के अराउंड है। ये डिपेंड करता है किस पोस्ट पर हो और किस लोकेशन पर हो, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि XYZ सिटीज होती हैं, उसके हिसाब से सैलरीज वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन DA, ठीक है। इसके बाद जितनी भी पोस्ट मैंने बताई, आपने देखा होगा कितने अच्छी डिपार्टमेंट्स में है, तो वेल रेपुटेड जॉब्स हैं सारी। आपको अच्छी खासी सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, अपनी फैमिली में इज्जत, अपने खानदान में इज्जत, लड़की ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अल्टीमेटली इट्स वन एंड ऑन सोल्यूशन। बहुत अच्छा ये एग्जाम है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अगर आप अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हो तो यूपीएससी इज ऑल्सो एन ऑप्शन, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसमें सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें कि आपको लिखना होता है। और अब आप नहीं जानते कि भाई मेरा जो एग्जाम
एग्जामिनर है वो हमें कैसे मार्क्स देगा हमारे आंसर को पढ़ के। लेकिन एसएससी में सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसमें जो जितने भी पेपर हैं अब वो ऑब्जेक्टिव है। पहले एक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, वो भी हट गया है, यानी कि अब कंप्लीटली आपके मेरिट पर है, आप जितना आंसर करके आओगे उस हिसाब से आपको फेयर मार्क्स मिलेंगे। तो जितने पेपर्स है सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कोई भी सब्जेक्टिव पेपर इसमें नहीं है। लिमिटेड सिलेबस है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी की तरह बहुत ज्यादा सिलेबस हो, लिमिटेड सिलेबस है और कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस वे में तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो अभी आपके पास टाइम है, अभी चल रहा है अगस्त, अभी मैं आपको आगे के एग्जाम डेट्स बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। लगभग आप लोगों के पास 1 ईयर का टाइम है, लगभग मेंस तक में आगे की, ठीक है। तो अभी ऐसा टाइम है कि आपने कुछ भी नहीं आता ना फिर भी आप शुरू करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा, प्रेशर लेके नहीं, आराम से, ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम यू शुड स्टार्ट। और अभी जो है ना एसएससी काफी फास्ट काम कर रही है, ज्वाइनिंग भी जल्दी दे रही है, तो आप एसएससी का नहीं कह सकते कि ये कब स्लो हो जाए, कब फिर 2-2 2.5 साल वाला प्रोसेस का शुरू हो जाए। तो रिस्क मत लो कि भाई इस बार नहीं होगा, हम आगे देखते हैं। ये जो टाइम है अभी शुरू करो, और शुरू करो तो शुरू करो, फिर ये नहीं कि भाई थोड़ा आराम कर लेते ये वो। तो समझ जाओ बेटे अभी टाइम है, अब आगे और ढील मत दो, बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लो, ठीक है। और इस बार 2024 में इसकी काफी अच्छी खासी वैकेंसीज रही थी, 18,000 के करीब वैकेंसीज रही थी। आगे भी हम अच्छी खासी वैकेंसीज इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम तैयारी तो शुरू करें, लेकिन हमें ये तो बता दो कि इसकी एग्जाम होगा कब, हम कब के लिए तैयारी करें, कितना माइंडसेट लेकर के चले। तो देखिए मैं एग्जाम का प्रोसेस बता देती हूँ कि सबसे पहले इस एग्जाम में निकलता है कैलेंडर, इसमें लिखा हुआ होता है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इसके बाद जो डेट इसमें लिखा होता है उस हिसाब से नोटिफिकेशन आता है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीजें लिखी रहती है इस एग्जाम के बारे में, जैसे कि एप्लीकेशन कब शुरू होगा, कब इसकी क्लोजिंग डेट है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज कब तक आपकी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। ये ना हो कि भाई आप एग्जाम तो पास कर लो फिर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही ना हो जो इसके लिए रिक्वायर्ड हो। तो इसीलिए पहले ही सारी जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको दे दी जाती है। इसमें एग्जाम पैटर्न भी लिखा होता है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, मेडिकल रूल्स क्या है, इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि भाई जिसके होने से आप एग्जाम दे ही नहीं सकते और किसी में टेम्पररी आपको छूट मिलती है, तो क्या मेडिकल रूल्स हैं, ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में लिखी होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नोटिफिकेशन पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। तो अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं इसका टियर 1 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हालांकि इसकी नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं निकली, कैलेंडर भी नहीं निकला है, बट क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तो जाकर के एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। ये नहीं कि नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद आपके हाथ में सिर्फ 2-2.5 महीने होते हैं तो उसमें आपकी कोई तैयारी नहीं होती है, चाहे जो जितना भी कह ले कि भाई 2 महीने में तैयारी हो जाती, नहीं। किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए, अच्छी पोस्ट पाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 9 से 10 महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए होता है, बहुत ही रगड़ के तैयारी करने के लिए। तो अभी से शुरू करोगे तो फिर जाकर के आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो मैं लेकर चलती हूँ जून 2025 में इसके जो है टियर 1 होंगे, उसके लगभग 2 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका टियर 2 हो जाएगा, यानी कि सितंबर 2025 में। उसके बाद रिजल्ट इसका दिसंबर 2025 में आ सकता है, और डीवी जो होता है वो रिजल्ट के बाद अब होता है, तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि वो कैसे कराती हैं। डीवी वगैरह के लिए आगे आपको वीडियो मिलेगी, अदरवाइज डीवी ही अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें बहुत बड़े वाले टॉपिक वाली है ना, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे आगे आगे मिलती जाएगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितनी चीजें मैं इसमें बोलूंगी उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एग्जाम कब है, लगभग आपके पास 1 साल का, मतलब समझ लो कि 11-12 महीने का टाइम आपके पास है। अब देखिए, अब दिमाग में क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ इस एग्जाम का। देखिए सबसे पहली बात तो जैसा इसका एग्जाम का नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। आप किसी के दिमाग में आएगा कि क्या हम स्ट्रीम कौन सा ले, तो किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने भी कम परसेंटेज रहे हो, चाहे स्कूल में कॉलेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एलिजिबल हो, कितने भी मार्क्स हो, लेकिन बस ऑथराइज्ड किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। ऐसा ना हो कि भाई वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आप चाहो तो ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज भी आजकल बहुत सारी हैं जहां से आप कर सकते हो, बट वैलिड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो यानी कि इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो तो आप एग्जाम को दे सकते हो,
उसके बाद जिन लोगों ने 2024 का एग्जाम दिया है बट उनको लग रहा है कि यार मैंने जैसे तैसे तैयारी करके दे दिया, मुझे अगले बार अच्छे से देना है, तो 100% आप दो और जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी उसको फॉलो करो। 100% आपका 2025 में जरूर एग्जाम में जरूर आपका क्रैक होगा। और मैं ये ज्यादा अच्छे से इसलिए बता पा रही हूँ ना क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी और सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने वो चीजों को सुधारा और मेरी ऑल इंडिया रैंक इतनी अच्छी हो गई। तो फिर मुझे पता है कि गलतियां क्या करते हैं लोग, मैंने कहाँ गलती की, किन चीजों को सुधारा, तो मैं वो सारी गलतियां भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बने रहिए। इसके बाद अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो कुछ ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आप परमानेंटली रिजेक्ट हो सकते हो, तो इसलिए नोटिफिकेशन कम से कम 2024 वाला नोटिफिकेशन तो जाकर के आप मेडिकल वाला तो पढ़ ही लीजिए। उसके बाद देखिए जो आप ग्रेजुएट करोगे तो आप कब तक ग्रेजुएट होने चाहिए तब जाके आप एलिजिबल होगे। तो क्रूशियल डेट जो होती है यानी कि एप्लीकेशन जब भी आपका क्लोज होगा 2025 के लिए, उसकी लास्ट डेट से पहले आपका फाइनल रिजल्ट ग्रेजुएशन का आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 जून 2025 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो आपका 10 जून तक जो है वो लास्ट डेट तक आपकी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जानी चाहिए। अगर 11 जून हो गया तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा हुआ भी है पहले, बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इन चीजों का पता लगता है उनको, तो आप पहले से पता रखो ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अब देखिए रिजल्ट और डिग्री दो अलग अलग चीजें होती हैं। फाइनल रिजल्ट इस टाइम तक आ जाना चाहिए लेकिन डिग्री जरूरी नहीं है, क्योंकि डिग्री बहुत मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में बहुत टाइम के बाद वो लोग डिक्लेयर करते हैं। मेरे खुद की यूनिवर्सिटी में 2-3 साल के बाद डिग्री मिली थी, तो आपका डीवी के टाइम पे प्रोविजनल डिग्री तो चल जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं चलेगा। ठीक है, अगर क्रूशियल डेट के बाद आपका रिजल्ट आता है तो। ठीक है, इसके बाद देखिए एज का भी क्राइटेरिया होता है। मोस्टली ये जो क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त तक होता है, यानी कि 2025 में अगर आपका एग्जाम है तो 2025 के 1 अगस्त तक आप 18 साल के होने चाहिए, तब जाकर के आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें मोस्टली जो पोस्ट हैं उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल का है। हालांकि कुछ पोस्ट में 32 साल तक का भी मैंने देखा है। तो आप ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, तो आप एक बार जाकर के वहां से चेक कर लेना, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकती हूँ। ओके, उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए अभी से, क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनने में वक्त लग जाता है और होता ये कि डीवी के टाइम आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होते, फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये गलतियां आप मत करिए। अगर आपका नाम कहीं पे गड़बड़ है, जैसे कि अगर 10th के मार्कशीट में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, तो ये सारी चीजों को अभी टाइम है, आप ठीक करवा लीजिए। और सारे के सारे नाम आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको सारी चीजें ठीक करवानी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं बनाया है, ओबीसी SC ST में हो तो अभी बनाने का टाइम है, बना लो। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, अदरवाइज लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर PWD या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अगर बनवाना है आपको तो अभी से प्रोसेस शुरू कर दो, वो साइड में होता रहेगा। बिल्कुल भी इसको हल्के में लेकर के टालना नहीं है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें कि SSC CGL का पैटर्न क्या होता है, मतलब एग्जाम होता कैसे भाई ये तो बता दो। तो देखिए इसमें जो एग्जाम होता है सबसे पहले होता है उसमें प्रीलिम्स, ठीक है, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद आपका आता है रिजल्ट, उसके बाद होता है डीवी और उसके बाद आपके हाथ में आ जाती है ज्वाइनिंग लेटर, जिसके लिए आप 1 साल 1.5 साल तक पूरी मेहनत करोगे। ठीक है, जो प्रीलिम्स होता है ना वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि इसका कट ऑफ निकलता है। अगर आप वो कट ऑफ क्लियर कर जाओगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, अदरवाइज आप मेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे। लेकिन इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है। मान लीजिए 150 कट ऑफ निकला, अगर आप 151 लेकर के आते हो तो भी एक ही बात है, अगर आप 200 में 200 लेके आते हो तो भी वही बात है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जो मेन खेला है ना भैया, जो गेम चेंजर है आपका, वो है मेंस, क्योंकि इसी के मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट बनता है और आपकी जॉब लगती है, पोस्ट डिसाइड होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद तो जो रिजल्ट निकलता है उसमें आपको पोस्ट अलॉट होता है। इससे पहले आपके पास ना एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आता है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट की जाती है। तो रिजल्ट में वो आपको पोस्ट कोड के हिसाब से दिखाई देती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। उसके बाद उस हिसाब से आपका जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए कि आपको अगर ASO मिला है किसी भी मिनिस्ट्री में तो DOPT में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वैसे ही अगर इनकम टैक्स मिला है तो जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुई होगी उस हिसाब से आपको DV के लिए लेटर आ जाएगा, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं। उसके बाद जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ऑलरेडी मेरे चैनल पे बनी भी हुई है, आप जाकर देख सकते हो, लेकिन आगे के साल के बच्चों के लिए वापस मैं बना दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम प्रीलिम्स के बारे में बात कर
कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में देखिए जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो 4 है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस। कितने क्वेश्चंस आते हैं इनके? तो रीजनिंग के भी 25, मैथ्स के भी 25, इंग्लिश के भी 25 और जीएस के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके -0.5 मार्क्स जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो आधे नंबर कट जाएंगे और अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो ऐसा ही सबके साथ होता है, यानी कि टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? तो सारे ही सब्जेक्ट्स की टोटल मार्क्स 50-50 होते हैं, यानी कि पूरा जो पेपर है वो होता है 200 नंबर का। और इसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है? 1 घंटे का। अब 1 घंटे में आप आगे पीछे किसी भी सीक्वेंस को इस एग्जाम में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पहले रीजनिंग करो, पहले इंग्लिश करो तो इंग्लिश करो, इसमें कोई आपका बाउंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूं। 200 नंबर का तो है ये पेपर, लेकिन आप कितना स्कोर करोगे कि आप सेफ अपने आप को मान पाओगे? तो मैंने जैसे कि कहा कि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो इन एनी केस अगर आप 160 प्लस लाते हो ना तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक में कभी भी मार्क्स पर ध्यान मत दिया करो, हमेशा परसेंटाइल पर ध्यान दिया करो कि अगर आप 95 परसेंटाइल से ज्यादा लेकर आ रहे हो तो आप हमेशा ही सेफ हो, समझ लो। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि आप 5% लोगों में है, ऊपर के 5% लोगों में, तो इसका मतलब है कि आपको भाई कौन हिला सकता है। तो हमेशा परसेंटाइल पर ध्यान दो, क्योंकि मार्क्स तो आपके मॉक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टफ होगा तो कम आ जाएगा, इजी होगा तो ज्यादा आ जाएगा, लेकिन परसेंटाइल तो डिपेंड नहीं करता ना। परसेंटाइल में अगर आप टॉप में हो तो टफ में भी हो और इजी में भी हो। तो हमेशा मॉक में आपको टारगेट रखना है परसेंटाइल का, ओके। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है, कौन सा लेस स्कोरिंग है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है वो रीजनिंग और मैथ्स है, क्योंकि ये क्या है ना कि इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला, फिक्स्ड पैटर्न होता है कि बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं कर दी है या कुछ सच में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो बहुत लोग छोड़ रहे होंगे, तो उस केस में ये आप 100% स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आता है। इंग्लिश क्या है, स्कोरिंग है, लेकिन इंग्लिश में हो जाती है गलती, मतलब क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं होता ना, इसमें आपको दिमाग ला के करना होता है। आप कभी कभी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो और गलत मार्क कर देते हो, तो ये सब इंग्लिश में होता है, इसीलिए इंग्लिश को मैं स्कोरिंग बोलूंगी। लेकिन हाँ, इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। लेस स्कोरिंग में बोलूंगी जीएस को, क्योंकि इसमें ना आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते बहुत ज्यादा जीएस पढ़ने के बावजूद भी कि क्या क्वेश्चन में आने वाला है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ यहाँ से आता है, इस साल ये आएगा। आप एक हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट उसके बाद ये आपके हाथ में नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करो कि आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर किस सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी ना प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग तैयारी करने का गलती से भी मत सोचना कि प्रीलिम्स है भैया तो हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे प्रीलिम्स तक, उसके बाद मेंस की हम अच्छे से तैयारी करेंगे। देखो तैयारी जो होती है ना वो एक साथ होती है, मतलब अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस बनने चाहिए, ट्रिक आने चाहिए। वैसे इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए, रूल्स आने चाहिए। तो उसके लिए प्रीलिम्स मेंस सेम नहीं होता है। जो ऐसा सोचता है और ऐसे तैयारी करता है उसका नहीं ही होता है एग्जाम, ठीक है। तो ये आप दिमाग से पहले ही निकाल के चलना। उसके बाद ये नहीं सोचना है कि भाई प्रीलिम्स तो क्वालिफाई तो हम ऐसे ही कर जाएंगे। बहुत ही धुरंधर बच्चे बैठते हैं इसमें, आपको बताती हूँ। और दिन पर दिन इसमें ना कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो ऑनलाइन इतने ज्यादा अवेलेबल है, सारी चीजें, कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री में सब कुछ इतनी चीजें अवेलेबल हो, तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदे बैठ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, अपना 100% देना कि आपको कोई ना हिला सके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर मैं मेंस की बात करूं तो इसमें तो मैं बोलूंगी भाई खेला ओबे खेला, क्योंकि ये कंप्लीटली यही चीज है जो आपको मार्क्स लेकर देती है और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जो बताऊं ना, तो मेंस जो है वो कंप्लीटली स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। ये ना आप जाके दीवार पे कहीं लिख लो, स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आता है। मैं आपको वापस से बता रही हूँ, क्वेश्चन ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, जो मैं आपको किताबें बताऊंगी, जिस तरह से पढ़ने बोलूंगी उस तरह से पढ़ोगे, आराम से आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में मैटर करता है कि आप क्या उस टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। क्या आप स्पीड में तो कर लो, लेकिन मान लो कि भाई 10 गलती ही कर दिए तो उसका तो कोई फायदा नहीं हो, तो नेगेटिव लेके चला जाएगा। स्पीड में वो भी सही करना है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। क्वेश्चन बनाना तो आ जाएगा, लेकिन स्पीड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे होगी, धीरे धीरे करके हम वो
देखेंगे। और ये एकदम से नहीं आती, ये सोचोगे कि भाई मैं पहले ही दिन से ये करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको बेस बनाना पड़ेगा, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने तो आए पहले, उसके बाद हम स्पीड में जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब देखिए तो हम आगे मेंस का पैटर्न समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें जो है वो आपके कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप जब इसका नोटिफिकेशन में चेक करोगे ना, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया हुआ है। सेशन 1, सेशन 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। देखिए इसमें जो है 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस। ये तो वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में थे। आपने प्री के टाइम से ही इसकी तैयारी करी होगी, तो मेंस में थोड़ा सा और एडवांस तैयारी करनी होगी। इसके अलावा इसमें जो होता है वो होता है कंप्यूटर और टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ये कंपलसरी होता है सबके लिए। अब एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं कि किसमें क्या कैसे होता है। देखिए रीजनिंग और मैथ्स, इसके लिए आपको कंबाइंड मिलते हैं 1 घंटे। ठीक है, रीजनिंग के आते हैं 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन गलत होने से आपके 1 नंबर चले जाएंगे। सिमिलरली होता है मैथ्स में। तो रीजनिंग के कितने नंबर हो गए, 30 क्वेश्चन इंटू 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर का। सिमिलरली मैथ्स में भी आपका हो गया 90 नंबर का, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स का सेम ही वेटेज है, और दोनों ही ना सिमिलर टाइप का भी है। अगर इसकी मैथ्स अच्छी होगी ना, अल्टीमेटली ना उसकी रीजनिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि रीजनिंग जो होती है ना उसमें नंबर का ही सारा खेल है। तो इनका सेम वेटेज है, ये 180 नंबर के हो गए टोटल, आपको 1 घंटे इसके लिए मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है, अपने आप इंग्लिश और जीएस ये वाला पेपर शुरू हो जाता है। ये भी होता है आपका 1 घंटे का। इंग्लिश में के आते हैं 45 क्वेश्चंस, और जीएस जीके के मिलाकर के आते हैं 25 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, और हर एक क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर कटते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हो कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है मेंस में, और हर एक क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर कटते हैं। तो टोटल कितने नंबर हो गए, इंग्लिश के 135 नंबर हो गए, और 25 और 75 नंबर का जीएस जीके हो गया। तो ये जो सेकंड वाला पेपर है ये आपका 210 नंबर का हो गया। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा जो सबसे ज्यादा वेटेज है ना वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी, और इंग्लिश स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका टोटल कितना नंबर हो गया, ये 180 मैथ्स रीजनिंग को मिलाकर के और इंग्लिश जीएस को मिलाकर 210, यानी कि टोटल जो आपका पेपर हुआ 390 नंबर का होगा। और इसी में आप जितना लेकर के आओगे उस हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट होगी। ठीक है, तो इसी पे मेरिट बनता है बेटा। इस नंबर को याद रखो, 390 नंबर। ठीक है, अब देखिए ये जो कंप्यूटर का पेपर होता है, आप बोलोगे ये कहाँ गया, तो इसके जो आते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर का इसका पेपर होता है। इसके लिए आपको मिलते हैं 15 मिनट, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब है ना, इसके लिए नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए 18 नंबर कुछ चाहिए होता है, और इसके लिए सीपीटी पोस्ट के लिए 30 नंबर चाहिए होता है। सीपीटी पोस्ट का मतलब होता है कि जिसके लिए पहले सीपीटी का एग्जाम हुआ करता था, यानी कि जो 4600 ग्रेड पे के जितने भी पोस्ट है सारे इसके अंडर में आते हैं, और 2400 ग्रेड पे वाले इसके अंदर आते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका कंसेप्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ उतना करो, क्योंकि कंप्यूटर आपका पूरा खेल चेंज कर देगा। अगर कंप्यूटर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो क्वालिफाई तो कर जाओगे, लेकिन पोस्ट अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए कंप्यूटर पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन ये क्योंकि मेंस में आता है तो अभी से इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस पर आपको ध्यान देना जब लास्ट का टाइम हो जाए, मेंस करीब आने लग जाए तब। ठीक है, ये जब आपका एग्जाम हो जाता है ना तो आपको थोड़े देर का मिलता है ब्रेक फॉर री रजिस्ट्रेशन। किस चीज के लिए री रजिस्ट्रेशन, टाइपिंग के लिए। मतलब इतना सारा एग्जाम होने के बाद आपको मिलता है ब्रेक, और इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट का, और ये कंपलसरी होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है। यानी कि जितना आपको दिया जाएगा, आप अगर एक्यूरेसी के साथ उसको अच्छे से कर लेते हो तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो टाइपिंग पर भी आपको स्पेशल ध्यान देना है। क्या टाइपिंग और कंप्यूटर के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये अभी आपको जानना भी नहीं है, क्योंकि ये मेंस के टाइम की बात है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, बट 2025 के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, और 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट के अंदर करना पड़ता है। की डिप्रेशन का मतलब जैसे एक आपने क्लिक किया, दूसरा आपने क्लिक किया, तीसरा आपने क्लिक किया, स्पेस को लेके, कॉमा को लेके सब मिला करके हम बोलते हैं की डिप्रेशन। तो अल्टीमेटली जो होता है ना, आपकी स्पीड कितनी चाहिए होती है, तो 27 से 30 WPM वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, और ये मैंडेटरी होता है क्वालिफाई करना। इसको अगर आप फेल कर जाओगे तो कंप्लीटली फेल ही कर जाओगे। ठीक है, अब देखिए 27 से 30 तो होता है, लेकिन आपको टारगेट ये नहीं रखना है, टारगेट हमेशा रखना है 40 तक का या उससे ज्यादा का, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं एग्जाम हॉल में। क्योंकि इतना साउंड
साउंड आता है ना, जब सारे लोग एक साथ में टाइप करना शुरू करते हैं कीबोर्ड पे, इतना शोर होने लगेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाओगे। तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगी तो वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो 40 की स्पीड लेके चलो। और कीबोर्ड पर भी डिपेंड करता है, आप घर से बहुत ही फ्री कीबोर्ड पे करके गए, वहाँ पे जाके आपको टाइट कीबोर्ड मिल गया, तो ये सारे रीजंस होते हैं, नर्वस आप हो जाते हो। तो इसीलिए हमेशा अपनी स्पीड को है 10-12 से बढ़ा करके रखो, तो वहाँ जा करके आपकी 30 की रीच होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं मेंस में सेफ स्कोर की बात करूँ तो अगर आप 330 से 340 लेकर के आते हो आउट ऑफ 390, तो आप हमेशा अपने आप को थोड़ा सिक्योर समझो, सेफ समझो, ठीक है। उसके बाद मैं सेम एडवाइस करूंगी कि आप ज्यादा ना स्कोर से ज्यादा ध्यान दो परसेंटाइल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं तो 2023 में जो 2400 ग्रेड पे वालों की जो कट ऑफ गई थी, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, 300 के आसपास गई थी। उसके बाद 4200 के लिए 320 और 4600 लोगों के लिए 335 और 340 के अराउंड गई थी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखने कि आपको एक टारगेट अपना सेट करना है। वैसे टारगेट तो आपका फुल में फुल रहना चाहिए, ठीक है ना। टारगेट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे 350 आ गए तो मैं खुश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फुल पे फुल रखना है। लेकिन 350 अगर आ गए तो आप अपने आप को सही जगह मान सकते हो, आप सोच सकते हो कि आपकी तैयारी सही चल रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर आइडिया दे दूं पेपर 2 के बारे में भी। ये तो आपने पेपर 1 के बारे में देखा, पेपर 2 जो होता है ना वो स्पेशल होता है, स्टैटिस्टिक्स का पेपर इसमें होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 200 मार्क्स का ये होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। लेकिन ये पेपर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो तैयारी जो फॉर्म फिलअप करते हैं, या आपको भरना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कि क्या आप इसका पेपर दोगे या नहीं दोगे। तो अगर आप भरते हो तो इसका पेपर आपको देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2। तो ये दोनों के लिए अगर आप पोस्ट चाहते हो तो आपको ये वाला पेपर देना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने एप्लीकेशन टाइम पे ये भर दिया लेकिन हम एग्जाम नहीं देने के लिए गए, तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी कि एग्जाम कब होने वाला है, इसका पैटर्न क्या है, ये वो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया अब हमें ये बताओ कि हम शुरू कैसे करें। दिमाग तो बना लिया कि हाँ हम तैयारी करनी है, शुरू कैसे करें। देखिए, शुरू कैसे करें, सबसे पहले क्या करें, तो इसके लिए ना सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई कॉलेज स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपने अभी शुरू किया, लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे आपका एग्जाम सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाखों लोगों के साथ compete करना है। लाखों लोगों के साथ compete करने के लिए यहाँ पर आपको एक्चुअली अपना ब्लड देना पड़ेगा, एक्चुअली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसी मेहनत नहीं कि 4 दिन कर रहे हैं और आपको सफलता मिल जा रही है। यहाँ पर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लगातार मेहनत करनी है। 9-10 महीने आपको जम के डेली पढ़ाई ही करनी है। आपके दिमाग, आपके और जीवन में कुछ भी ज़्यादा नहीं रह जाएगा रोमांचित। तो उसके लिए ना आपका एक सॉलिड माइंडसेट होना ज़रूरी है। अदरवाइज ना लोग तैयारी तो कर लेते हैं एक दूसरे को देखकर, दोस्तों को देखकर, रिश्तेदार को देखकर, फिर 1 महीने में पढ़ने में मन लगता नहीं है, उसके बाद जाकर के वो छोड़ देते तैयारी। और इस तरह से पता नहीं कितनी चीज़ें वो छोड़ते हैं। इसलिए जीवन में ना कभी भी कुछ स्टार्ट करो तो आपका फोकस लॉन्ग टर्म तक क्लियर होना चाहिए कि क्या मैं ये काम को इतने लॉन्ग टर्म तक कर सकता हूँ। तो उसके लिए इनिशियली आपको ना अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसमें आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी। और इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसके बाद ही आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि आप 1 साल तक तैयारी में बने रहोगे, ठीक है। और जितनी चीजें है ना, उसमें जितनी चीजों को मैं बोलूँ कि लिखना है, उसको जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ना, तो अपना एक किसी भी चीज को करने का वाई क्लियर करो। वाई, क्यों मुझे तैयारी करनी है। और इसका अगर रीजन आपके पास सॉलिड है ना, तो आपको कोई भी कितना भी मोटिवेशन आ जाए, आप कभी भी मतलब उस रास्ते से हिलोगे नहीं कि भाई मेरा नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ये काम तब आपका होता है जब आपका वाई क्लियर नहीं होता है। और ये जो वाई है ना, ये आपका इमोशनल रीज़न होना चाहिए, माइंड से रीज़न नहीं होना चाहिए, दिमाग से रीज़न कि भाई मेरे एक रिश्तेदार ने तैयारी करी और उसको बहुत सुंदर सी लड़की मिल गई शादी के लिए, उसकी तो बहुत इज्जत हो रही है, मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, ये फेक रीज़न होता है। आपका अपना इमोशनल रीज़न होना चाहिए। जैसे किसी केस में लव होता है कि भाई अगर किसी लड़की से प्यार करता है, किसी लड़के से प्यार करता है, अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हमारे पास एक अच्छी सरकारी नौकरी नहीं होगी, तो हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी। तो अब क्या है कि जब भी वो डिमोटिवेट होगा तो उसको वो रीजन याद आएगा, फिर वो मोटिवेट होकर के उस काम में लग जाएगा। या फिर किसी के केस में होता है फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, और उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं सरकारी नौकरी क्लियर करूंगा, अच्छी खासी रिस्पेक्ट पाऊंगा, पैसा अच्छा खासा कमाऊंगा, ठीक है। उसके बाद किसी का होता है कि नहीं, बहुत टाइम से ना बचपन से सोच रहे कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना, और वो एक इमोशनल बिल्कुल हमारे अंदर बन गया है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। या फिर सोसाइटी का भी जो प्रेशर
होता है ना कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इससे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को फिर करके दिखाने का अलग ही मजा होता है। जैसे मेरे केस में तो ये सबसे मेन रीजन था, क्योंकि मेरे खानदान में ना कभी किसी लड़की ने कोई सरकारी नौकरी नहीं की थी या कुछ बड़ा नहीं किया था। सिंपल लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि पढ़े लिखे और वो शादी कर ले और अपना बस जाए, ठीक है, उनसे ज्यादा और कोई वो नहीं थी। तो मुझसे भी लोग वही सोचते थे कि यार ये क्या कर लेगी, जबकि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, बट स्टिल मुझसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मेरे दिमाग में था कि क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं करते, तो मुझे उनको दिखाना है। तो ये चीजें मेरे अंदर थी कि सोसाइटी का बहुत बड़ा एक मेरे ऊपर था कि जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी ना, तो मेरे दिमाग में आता था कि यार अगर मैं हार गई ना तो ये एक स्टैम्प हमेशा के लिए लग जाएगी, दिखा दिया हो गया, बेइज्जती हो जानी है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल रीजन मेरे जीवन में रहा था। किसी किसी के जीवन में होता है भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप का। तो अगर किसी से बदला लेना है आपको, किसी कुछ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, अच्छी पोजीशन में जाना है, तो वो भी आपके लिए एक इमोशनल रीजन था। पर आई वुड से पर्सनली कि इस तरह का रीजन मत बनाया करो किसी के लिए। जो जहां जाता है भाड़ में जाने दो, अपने लाइफ में खुश रहो, ठीक है। तो समझ रहे हो कि आपको एक इमोशनल रीजन आपका ढूंढना है आज के आज, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद ना जाओ और वॉल पर लिखो वो क्या रीजन है। एक बड़ा सा रीजन चिपका दो अपनी वॉल पर, और जब भी दिमाग खराब हो तो उस रीजन को देखो ताकि आप वापस से एनर्जेटिक फील करो, ठीक है। और कमेंट पे भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज ना, आप हमेशा याद रखो कि ऐसा कभी मत सोचना शुरू करने के साथ कि यार इस बार नहीं हुआ ना तो अगली बार हो जाएगी। ये इतना बड़ा जहर है ना जो आपको बिल्कुल फेल कर देगा शुरू होते के साथ ही। तो आपको दिमाग में कभी सोचना ही नहीं है सेकेंड अटेम्प्ट का कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देंगे। और ये पता है, मैं लाइब्रेरी में जब पढ़ती थी तो मैं सुनती थी ना लोगों को बोलते, वो मोस्टली रेलवेज की तैयारी करते थे, तो कहते थे यार इस बार एएलपी में नहीं हुआ तो अगले वाले में निकाल लेंगे ना, छोड़ना। अरे यार तुम क्या अपने जीवन को मजाक क्यों बना रहे हो? तुम्हारे लाइफ का 6-6 1-1 साल क्या इतना फालतू है क्या? एक साल कहीं दे रहे हो, सक्सीड नहीं हुआ तो आप अगला 1 साल देने के लिए रेडी हो। आप उस टाइम पे अगर कोई बिजनेस शुरू कर लो तो आप कितने सक्सेसफुल हो जाओगे 2 साल में। तो अपने लाइफ के इतने सारे टाइम को वेस्ट मत करो, कभी मत सोचो कि सेकंड अटेम्प्ट में दूंगा। इन केस अगर नहीं हो पाता है, इन केस अपना 100% देने के बावजूद भी, तो फिर अलग चीज है। लेकिन अपनी तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने अपना 100% नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों का रहता है कि भाई बैकअप प्लान बनाते हैं, अगर एसएससी नहीं हो तो बैंक दे देंगे। अरे ये सब मत करो, हमेशा एक फोकस रखो अपना, क्योंकि आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो कि सब कुछ कवर कर सकते हो। बैंक का पैटर्न अपना अलग होता है, एसएससी का पैटर्न अलग होता है, सारी चीजें आप नहीं कर सकते। तो हमेशा सीजीएल का फोकस है तो सीजीएल का ही फोकस है। तो आप बिल्कुल अलग टाइप के एग्जाम मत देने लग जाओ कि हाँ बैंक देने लग गए, रेलवेज देने लग गए। इनका पैटर्न अलग अलग होता है, इनकी पूरा कंसेप्ट ही अलग है। लेकिन अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो तो सिमिलर एग्जाम दे सकते हो जस्ट फॉर बैकअप। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके लिए फिर रेडी तैयारी कर लग जाओ। अगर सीजीएल की तैयारी करो तो सीएचएसएल की तैयारी अपने आप होती है, एमटीएस की तैयारी अपने आप होती है, सीपीओ की तैयारी अपने आप होती है, स्टेनो की टियर 1 की तैयारी अपने आप होती है। खैर इनके लिए और भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि इसमें फिजिकल रिक्वायर्ड होता है, इसमें स्टेनोग्राफी रिक्वायर्ड होती है। तो वो चीजें आप देख लेना, अगर नहीं कर रहे हो तो इनका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जो सिमिलर एग्जाम्स है ना तो वो आप दे सकते हो। एमटीएस का भी एग्जाम में बोलूंगी अगर बहुत मजबूरी है तब दो, अदरवाइज मत देना। फोकस्ड रहना सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के ऊपर, और उस पर भी एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर। ये नहीं कि हम बस ऐसे तैयारी कर रहे कुछ भी मिल जाए। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि यार हम दे रहे कोई भी पोस्ट मिल जाए, ये आप अभी सोच रहे हो। लेकिन जब आप जाओगे डिपार्टमेंट में काम करोगे और अपने से हायर ग्रेड पे पर किसी सीजीएल के ही बंदे को देखोगे ना तो आपको फिर अफसोस लगेगा कि यार थोड़ी मेहनत और कर लेता तो मैं यहाँ पे होता। तो ये सब काम मत करना, अपना एक एम भी डिसाइड करो कि पोस्ट कौन सी चाहिए। जाके पोस्ट डिटेल्स चेक करना, जो पोस्ट आपको अपने हिसाब से टेम्पटिंग लगती कि यार ये पोस्ट देख करके मजा आ गया, इसमें मुझे काम करना है, तो उस पोस्ट को भी अपने वॉल पर जाकर के आज लिखो और कमेंट में भी बताओ कि कौन सी पोस्ट चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना बोलने की बात नहीं, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप देखोगे तब जब तैयारी के दौरान थोड़ा डीमोटिवेट होगे ना तो इन सारी चीज़ों को देख के आप मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये ना कोई स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आपके दिमाग में कि लास्ट में पढ़ लूंगा। मैंने अपनी लाइब्रेरी में बहुत लोगों को देखा, वो पढ़ना शुरू करते हैं जब किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है। यार नोटिफिकेशन आने तक तो आपकी तैयारी खत्म होनी चाहिए, शुरू नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद आपके पास सिर्फ 2-3 महीने तो बचते हैं, उसमें आप कैसे तैयारी कर लोगे। और इसी चक्कर में पता है मेरी नौकरी लग गई, मेरे नौकरी करते हुए 1.5 साल हो गए और वो लोग अभी तक तैयारी ही करते जा रहे हैं। इसका क्या रीजन है कि उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। उनको लगता है कि भाई हम जो एग्जाम आएंगे उस टाइम जो आएगा देने लग जाएंगे, जब एग्जाम का पेपर आएगा तो उसकी तैयारी कर लेंगे। क्या है ये सब नहीं होता है, पहले से तैयारी करनी होती है। जैसे अभी आपके पास बेस्ट टाइम है सीजीएल की तैयारी शुरू करने का, ठीक है। या फिर हम
चीटिंग करके पास हो जाएंगे, ये सब नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती है। आपने स्कूल कॉलेज में टाइम वेस्ट किया हो, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से नहीं चलेगा। तैयारी करो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, या फिर बिजनेस कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन करो तो फिर करो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके जीवन का इतना ज्यादा बड़ा टाइम, वो भी अपनी यंग एज में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर भी करो डिप्रेशन के लिए, ठीक है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो भाई, पहले से डरा रहे हो, तो डरना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम जो है आप अभी तैयारी शुरू करोगे फिर 1 महीने में अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। तैयारी बहुत ही ऐसी वाली जर्नी होती है, ऐसी वाली जर्नी, ठीक है। कभी आपको लगेगा वाह क्या तैयारी चल रही है, फिर लगेगा अरे यार इतना तैयारी करने पे भी नहीं हो रहा, फिर लगेगा अरे चलो थैंक गॉड अच्छा हो रहा है, फिर लगेगा भाग साला सब बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग आपके पास आती रहेगी। इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत आएंगे। आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे ना, फिर भी आपको लगेगा यार मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, ये क्या हो रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, इनको भी डील करना आपको सीखना पड़ेगा। इसको मेंटली प्रिपेयर रहो इन सब चीजों के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपके मॉक में अच्छे नंबर आने लग जाएंगे। तो ये सब अपने आप को तैयारी करो, तैयारी रखो अपनी ताना मारने के भी। देखो फैमिली पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली वेल टू डू है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जीवन में क्या कर रहे हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी कंडीशंस होती है कि उनको लगता है कि हमारा लड़का ना कुछ काम धाम करे, या किसी की रहता है कि लड़की हो के क्यों पढ़ रही है, घर के काम करे। तो उन सारे केसेस में ना घर पे ताना बहुत सुनने के लिए मिलता है। और इन केस आप फर्स्ट टाइम में चल बसे, मतलब फेल हो गए, तब तो समझो कि आपके सर पे ही सवार हो जाएंगे। तो वो सारे सिचुएशंस के लिए भी रेडी रहो, लेकिन दिमाग में रखो कि ये सब मैं सहूंगा, लेकिन तैयारी मैं अच्छे से करूंगा और मैं क्रैक जरूर करूंगा। और सच बताऊं तो एक बार आप क्रैक कर लोगे ना, सबके मुंह में ताला लग जाता है। तो आपको ना एक अलग सा छाती में प्राउड फील होता है कि यार दिखा दिया सबको। आप बोलो ना बोलो, वो सबको दिख जाता है। तो इसीलिए उस दिन का इंतजार करो, ठीक है। और डीमोटिवेशन देखो बेटा आएगा। ऐसा आप सोचोगे कि हमेशा खुशी खुशी तैयारी चले, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने तो भाई अच्छे से तैयारी कर ली, अब मेरे इस चैप्टर में हमेशा अच्छे नंबर आएंगे। नहीं होगा ऐसा। डिमोटिवेशन आना ना बहुत नॉर्मल चीज है, हर एक टॉपर की तैयारी के दौरान आएगी, आपके तैयारी के दौरान आएगी। कभी कभी लगेगा यार इतनी मेहनत बेकार कर रहा हूँ, कहाँ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, मेरा नहीं हो पाएगा। इस तरह का भी आने वाला है फीलिंग। आपको लगेगा यार 10 बार रिवाइज कर लिया, साला याद ही नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का होता है वोकैबुलरी याद ही नहीं हो रहा। ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन आपका मूड खराब रहे, लेकिन 1-2 दिन ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा मत करो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि करना तो आपको ऐसे है ही, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो कि ये सब होने वाला है। और ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दो रेदर की नॉलेज इकट्ठा करने पे। कुछ लोग क्या देखिए, अभी मेरी स्ट्रैटेजी देखी, फिर 10 दिन बाद किसी की एसएससी सीजीएल 2025 की स्ट्रैटेजी आ जाएगी, वो देख लेंगे, कर कुछ नहीं रहे। ना जो मैंने बताया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ना उसने बताया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बस मूवी की तरह देखेंगे और अपने अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करेंगे कि हाँ मैंने देख लिया, अच्छा लगा। ऐसे नहीं करना है। एक ही मेंटोर चुनो। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मेंटोर फिक्स करना कितना जरूरी है। और वो मेंटोर ना आपको सारी चीजों पर वीडियोस देगा, सारी चीजों के बारे में बताएगा। तो एक को ही चुनो जो आपको सूटेबल लग रहा हो, कि हाँ इसकी जो चीजें ना मुझे समझ आती है और इसकी चीजें इंप्लीमेंट करने पे मेरा फायदा हो रहा है, तो बस उसको ही देखना है। 10 तरह की वीडियो देख करके एक भी इंप्लीमेंट ना करो। इससे अच्छा है कि आप एक ही बंदे की वीडियो देखो, उसी को देखो बस। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से ही ना लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कमेंट बाजी वगैरह से दूर रहो। देखिए पूरे प्रिपरेशन के दौरान ना बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा किसी की वीडियो क्या बता रहा है, क्या फालतू चीजें बता रहा है, तो मत देखो उसकी वीडियोस ना। फिर कमेंट क्यों करना कि यार तुम तो बेकार बताते हो। ये चीजें ना आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाती है और आपको एक बुरा इंसान बनाती है। तो ये सब काम मत करिएगा कि कमेंट बाजी किए जा रहे हो कि यार तेरा क्या, तू तो यहाँ ऐसे करता है वैसे करता है, पैसा कमाता है। अरे तुम्हें क्या लेना देना। और हमेशा ना अपने आप को ये मत समझो कि मेरा यहाँ पर बसेरा है एसएससी के फील्ड में, क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे टीचर्स, ऐसा लगता है कि हमारी अलग दुनिया बन गई है। लेकिन आपकी दुनिया ना 1-1.5 साल के लिए, उसके बाद आप इस दुनिया से अलग होने वाले हो। तो यहाँ पे किसी के साथ मैसअप मत हो कि कुछ गड़बड़ हो गया। अपना काम से काम रखो, जितना मेरा फायदा उससे वो फायदा लिया, अपना निकलते बने। तब आप समझो कि जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी होगी और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलोगे। अदरवाइज यही सब में रह जाओगे, ठीक है। और जितने एसएससी के मोहल्ला में, इसको एसएससी मोहल्ला बोलती हूँ, एसएससी मोहल्ला में जितनी भी गॉसिप्स होती है ना, उसमें इन्वॉल्व मत हो। जैसे कि भाई इसका ना इसके साथ अफेयर चल रहा है, यार इस टीचर का ना इसके साथ झगड़ा हो गया, अरे यार ये तो आजकल इसका खराब चल रहा है। तुम्हें क्या लेना देना, इसके आजकल व्यूज नहीं जा रहे, तुम्हें क्या लेना देना। तुम पढ़ो लिखो, अपना आगे बढ़ो ना। इन सब चीजों में मत पढ़ना, नहीं तो सोचो कि तुम गए, ठीक है। जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, हम लोगों ने कभी ये सब काम नहीं किया है। जो भी आज तक जिसका सिलेक्शन हुआ वो सब चीज में पढ़ते ही नहीं, उनको लेना देना नहीं, उनके अपने पढ़ने से फुर्सत नहीं है यार। वो कहाँ इन सब चीजों में फंसेंगे।
सोचेंगे। इसलिए अगर आप ये सब करते हो ना तो सोचो कि भाई अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप बहुत बड़े जिम्मेदार हो इस चीज के लिए। तो ये सब काम कभी मत करना, ठीक है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दी कि आप किस तरह से अपने आप को अभी प्रिपेयर करो, क्योंकि ये सारी चीजें आने वाली है आपके जीवन में, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बाद अब हम आते हैं कि भाई हमने माइंडसेट बना लिया अपना, अब हमें बताओ कि शुरू कहाँ से करें, हम करें क्या अब, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो है कि उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनको रीड करना शुरू करो। इससे होगा क्या कि आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं हर एक सब्जेक्ट के। मैथ्स में किस तरह का क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में क्या क्या आता है, क्या मैं इस एग्जाम को दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, लेवल क्या होता है एग्जाम का, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, क्या एकदम ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आते हैं या 10th-12th के क्वेश्चन टाइप का आता है। तो ये चीजें आप करो। कहाँ से करोगे, 2023 के जो सीजीएल के पेपर हुए होंगे ना उनका आप 15 सेट प्री का रीड करो और 5 सेट मेंस का रीड करो। इतना आप कर लोगे ना तो आपको ना एग्जाम समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जाम में आता क्या है, मैथ्स में क्या आता है, जीएस किस लेवल का आता है, जीएस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में क्या आता है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इससे होगा क्या कि जब आप आगे तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। यार कुछ लोगों को ना 5-5 साल पढ़ करके ये समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या छोड़ना क्या है। पढ़ने से भी ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए कि छोड़ना क्या है, नहीं तो उसमें आप टाइम वेस्ट करके अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हो। फिर बोलो कि भाई इतना पढ़ते हैं मेरा एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हो रहा। अरे आप सही चीज नहीं पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आता है। तो उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप 5 दिन लगाओ, अच्छे से इसको रीड करो, समझो कहाँ से आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तब गूगल भी करोगे ना तो आपको मिल जाएगा इजीली। अदरवाइज मैं आपको कुछ पेपर्स अपने टेलीग्राम चैनल एसो व्लॉग्स पे अवेलेबल करवा के दे दूंगी। तो प्योरली अभी से 5 दिन आप इसको रीड करने में और एग्जाम को समझने में दोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड स्टेप होगा कि बुक्स को फिक्स करो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या बुक्स पढ़ने। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स पैटर्न बता दिए, उसके हिसाब से आपको चूज करना है। तो देखिए मैं इस वीडियो में तो आपको आगे बताऊंगी ही हर एक सब्जेक्ट का, जब मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कौन कौन से बुक्स चूज करने हैं। इसके अलावा आप मेरी ये दोनों वीडियोस भी जाकर दे सकते हैं जो मैंने पिछले एग्जाम्स के लिए बनाई थी, लेकिन अभी जो मैं इस पर बताऊंगी उस पर आपको ज्यादा फोकस करना क्योंकि वो अपडेटेड होगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको अपने टीचर्स फिक्स करने। देखिए जो सीजीएल की तैयारी है ना वो तो आप फ्री यूट्यूब से भी कर सकते हो या फिर पेड कोर्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है और आपको थोड़ा सा समझाने से समझ में आ जाता है या खुद से रिसर्च वर्क कर सकते हो तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। मैंने अपनी पूरी तैयारी फ्री में की है, सेल्फ स्टडी की है, मुझे कभी रियलाइज भी नहीं हुआ कि कभी पेड कोर्स लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपके बेसिक्स वीक है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो आप पेड कोर्स ले सकते हो। तो मैं ये नहीं बता सकती कि भाई आपको पेड कोर्स किसका लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी लिया नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं है उसका। लेकिन बेस्ट टीचर्स जो आपको फ्री में यूट्यूब चैनल्स जिसके मिल सकते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ और आगे भी मैं बनाऊंगी 2025 के लिए। तो आप मेरी ये वाली वीडियो अगर देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। ये सारे ही वीडियो जिसका मैं नाम ले रही हूँ उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ जो स्टेप है वो अपना मेंटर फिक्स करो। एंड आई वुड से क्योंकि मैंने जितनी भी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजिस्ट लोगों को देखा है, जितने भी लोग मेंटर काम की तरह काम करते हैं, मैंने ये खुद फील किया कि मेरी जो वीडियोस होती है ना वो एक्चुअली काफ़ी डिटेल्ड होती है। कोई भी ना इतना रिसर्च करके वीडियोस नहीं बनाता जितना कि मैं बनाती हूँ। मैं अपने वीडियो को बनाने से पहले कंटेंट पे बहुत एफर्ट मारती हूँ कि यार बच्चों को फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि 12 मिनट में स्ट्रैटेजी बता रहे, 12 मिनट में कोई कैसे स्ट्रैटेजी बना सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना, समझ नहीं आएगा उसको करना क्या है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एएसओ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो और मेरे ही अंडर रह करके पूरी की पूरी तैयारी करो, ठीक है ना। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजीज या मैं एक वीडियो में जो बोलती हूँ दूसरे वीडियो में चेंज नहीं करती, उसी पर स्टिक रहती हूँ और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बताती हूँ, ठीक है। तो आप एक मेंटर चूज करो या फिर अगर मुझे चूज नहीं करोगे तो आपको जो भी लगता है कि भाई इसका मुझे समझ में आता है, इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो लेकिन सिर्फ उसको चूज करो। इससे आप क्या होगा ना कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। 10 वीडियो देखकर एक भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ये सब चीजों से बच जाओगे, ठीक है। फिफ्थ स्टेप जो है कि अपना मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म फिक्स करो कि मुझे कहाँ से मॉक देना है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि मॉक टेस्ट कब देते हैं, चैप्टर वाइज मॉक कब देते हैं, फुल मॉक कब देते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो सबसे बेस्ट मॉक है एसएससी के फील्ड में वो है टेस्ट बुक, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी, न्यू मॉक भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मॉक भी मिल जाएंगे। और सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप सोच सकते हो उन सब के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही इसमें लाइव मॉक्स भी आते हैं तो आप वो सब भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसको ना बहुत सारे लोग इंडिया में देते हैं, लाखों लोग। तो आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई आप कहाँ पे हो। इसकी एनालिसिस भी इतनी डिटेल्ड होती है ना कि आपको
एक्चुअली समझ में आएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी परसेंटाइल क्या है, रैंक क्या है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कौन से वीक पॉइंट्स हैं, ताकि उसके हिसाब से आप आगे अपनी चीज़ों को सुधार सको। तो मैं कंप्लीटली टेक्स्ट बुक को रेकमेंड करती हूँ। उसके बाद 6th स्टेप जो है वो है फिक्स स्मार्ट वर्क टूल्स। इसका मतलब है कि आपको ना तैयारी के दौरान बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बुक्स और टीचर्स के अलावा भी, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स की। देखिए ग्रुप्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होगा ना, आपने पूरी तैयारी कर ली लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको लगेगा कि यार इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपको एक ग्रुप की जरूरत होती है जहां पर आप उसको पोस्ट करो और आपको एक सोल्यूशन मिल जाए, और जहां पे भी आपका डाउट हो वहां पर आप उस ग्रुप से क्लियर कर लो, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप कौन से अच्छे हैं, टेलीग्राम कौन से ग्रुप्स अच्छे हैं, वेबसाइट्स, क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा यार ये ना इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कट ऑफ्स कितना रहा था, तो मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐप्स कौन कौन से अच्छे हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर अदर रीजंस, तो इन सब चीज़ों को भी आपको अभी फिक्स करना है। और इसके लिए मेरी ये वाली वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे यूज़ करनी है, तो ये जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कितना टाइम लगाना है, इसमें भी आपको 5-7 दिन लगाना है। पूरा रिसर्च करिए इसके ऊपर, वीडियोज़ मेरी देखिए और उसके बाद आप फिक्स करिए कि आपको क्या क्या कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से। हालांकि आगे मैं कुछ वीडियोज़ और भी लेकर के आऊँगी इन सारी चीज़ों के ऊपर, यानी कि इसमें आपके 5 दिन हो गए और ये 5-7 दिन, यानी कि कंप्लीटली समझ लीजिए 15 दिन जो है ना कंप्लीटली रिसर्च में लगाइए। और एक बार भैया जो फिक्स कर लिया, सोच समझ के वो फिक्स कर लिया, चाहे तो 15 से 20 दिन ले लीजिए, लेकिन एक बार जो फिक्स कर लिया ना उसके बाद स्टिक टू योर कंटेंट। उसके बाद चाहे कोई कहीं पीडीएफ शेयर कर रहा हो, अपनी बुक की पीडीएफ शेयर कर रहा हो, कोई दूसरा बुक बता रहा हो कि ये वाली अच्छी है, कोई दूसरा टीचर बोल रहा नहीं यार तूने ये गलती से ले लिया, ये ले ले, अब मुझे नहीं बदलना तो नहीं बदलना, चाहे मैं ही आके क्यों ना कह दूं, ठीक है। तो इसीलिए अपना रिसर्च करिए, 15 दिन अच्छे से फिक्स कर लीजिए, लेकिन फिर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब बेटा इतना सारा लेक्चर सुनने के बाद अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कि भैया हम पढ़ें कैसे, बताइए ना। पहले मैथ्स पढ़ें तो पढ़े कैसे, तो जो 4 सब्जेक्ट्स है मैं उसको डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए सबसे पहली चीज़ कि अब कुछ लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना, तो देखिए मैं आप लोगों को बोलूँगी आप 3 घंटे मैथ्स को दे सकते हो, क्योंकि मैथ्स में ना कंसेप्ट सीखने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं जब भी आपको किसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो सबसे पहले मैं उसमें मूल मंत्र बताऊंगी कि भाई आपको फोकस क्या करना है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट पे ना अलग अलग चीजों पे फोकस करना होता है। तो मैथ्स पे किन चीजों पे फोकस करना है, देखिए सबसे पहली बात तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि 30 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस मुझे बनाने हैं। ये नहीं कि भाई 30 क्वेश्चन है तो 25 भी बना रहा हूँ तो एनफ, बिल्कुल एनफ नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप फुल पे फुल स्कोर कर सकते हो, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, अगर टफ आएंगे तो वो सब छोड़ेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में या मॉक में कभी भी टफ क्वेश्चन मिल गया, टफ आप तब समझ पाओगे जब आपकी अच्छी तैयारी हो जाओगे, फिर आपसे कुछ ना बने तो वो होता है टफ। अभी तो आपको सारे क्वेश्चन टफ लगेंगे, ठीक है, जब तैयारी हुई नहीं है तो समझिए कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आता है, इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए कुछ कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ भी होता था कि जब मैं तैयारी शुरू किया था मैंने, तो मुझे जब इजी क्वेश्चन दिखता था ना तो मुझे लगता था यार ये तो आता है, ऐसा क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, इतना इजी क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, अरे वैसा ही क्वेश्चन आता है, इजी ही क्वेश्चन आता है, उसी को बार बार करिए, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी और तब जाके आपका एग्जाम में दिमाग चलना शुरू होगा। ऐसा कभी मत सोचना कि यार ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बार बार क्यों करूं, वही करना है भाई, वही करना है बार बार, ठीक है ना। तो ये चीज मैं बहुत बाद में समझ पाई, लेकिन अभी से आप दिमाग में रखो, और आपको कोई लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है तो बार बार करो। आपको अभी ध्यान देना है कंसेप्ट पर। मैथ्स में ना कंसेप्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक टाइप का क्वेश्चन रट के चले गए, अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो थोड़ा ट्विस्ट भी करें तो आपसे बन जाएगा। इसलिए कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। मैथ्स में रटने की क्वेश्चन बिल्कुल कोशिश मत करना कि ये टाइप है तो इस तरह से रट के बनेगा और ये आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं करना। जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाता है, चैप्टर शुरू करता है, तो वो आपको किसी भी क्वेश्चन के टाइप का कंसेप्ट बताता है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन के ऊपर। मैथ्स में ये नहीं कि भाई क्वेश्चन तो आ गया, कैलकुलेशन तो हम बैठ के कर लेंगे, या फिर जब आप मॉक टेस्ट के लिए लेकर बैठे तो कैलकुलेटर लेकर के बैठ गए, ये सब गलती नहीं करना है। जब भी आपको कोई टीचर किसी चैप्टर में बता रहा है तो वो कैलकुलेशन भी जरूर करेगा, तो आप ऑब्जर्व करो कि भाई वो कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, क्योंकि अगर कोई अच्छा टीचर है ना तो वो ट्रेडिशनल मेथड से कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखाएगा, कुछ ना कुछ स्प्लिट करके दिखाएगा। तो इस
किस तरह से वो कैलकुलेशन करेगा, तो आपको ना वो चीज ग्रैब करनी है, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल लगाएगा, मल्टीप्लीकेशन का कुछ रूल लगाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें लगाएगा। तो वो सारी चीजें आपको नोट्स कॉपी में अपने नोट करनी। मैं आगे नोट्स कॉपी के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको और भी डिटेल में जानना कि भाई कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं, हम कैलकुलेशन में कैसे आगे बढ़े, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हो। बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन को लेकर के क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैथ्स पे कैलकुलेशन पे भी विशेष फोकस देना है। इसके बाद मैथ्स में आपको स्पीड पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बताया ना इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है और आपके बगल वाले बंदे से नहीं बन रहा है। क्वेश्चन दोनों से बनेगा, लेकिन बात है स्पीड कौन बना रहा है, ठीक है ना, एक्यूरेट कौन बना रहा है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो इसको आपको शुरू से फोकस करके चलना है कि मैं एक ऐसा अप्रोच रखूं जिससे कि क्वेश्चन स्पीड में बना पाऊं, ठीक है। स्किपिंग पर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्किपिंग, कि अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन बीच में छठा नंबर ऐसा आ गया कि वो टफ है और आप उसमें अटक गए ईगो पे लेके कि भाई मैं तो बना के रहूंगा, मैंने तो परसेंटेज चैप्टर किया, ये परसेंटेज का क्वेश्चन मुझसे बन कैसे नहीं रहा। तो अगर आप क्वेश्चन को छोड़ना नहीं सीखे ना तो आप अटक जाओगे, सब आते हुए भी आप गुड़ गोबर कर दोगे। इसीलिए जब भी आप बुक भी सॉल्व करो, चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, स्किपिंग को हमेशा ध्यान में रख के चलो कि क्या मुझे ये क्वेश्चन आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं मॉक के बारे में आपको जब आगे बताऊंगी तो स्किपिंग के बारे में और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखो कि मैथ्स में स्किपिंग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैथ्स में जरूरी है आप क्या क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि क्या ये मॉडरेट क्वेश्चन है, क्या ये ईजी क्वेश्चन है, क्या इसमें कैलकुलेशन टफ होगा, क्या मैं ये पूरा बना पाऊंगा, क्या ये क्वेश्चन बीच में जाके अटकने वाला है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ करके आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो जब आप बुक सॉल्व करो या जब कोई टीचर करवाए तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश हमेशा करनी है। तब आपको ना जब मॉक लगाओगे तो सुविधा होगी, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ समझ में आएगा नहीं इसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको शुरू से ही दिमाग में रख करके चलना है। अब बात आती है कि आपको कहाँ से वीडियोस देखने हैं। तो हालांकि मैं आगे वीडियो लेकर के आऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप मेरी बेस्ट यूट्यूब चैनल्स वाली वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हो। वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो बेस्ट यूट्यूब चैनल्स है वो सारे मैंने बताए हुए हैं, और बेस्ट टीचर की भी वीडियो देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो बेस्ट टीचर्स हैं वो कौन कौन से, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हुई कि आपको मैथ्स में फोकस कहाँ पे करना है। अब देखिए मैथ्स के दो पिलर्स होते हैं, एक तो हो गया एडवांस मैथ्स और एक हो गया अरिथमेटिक मैथ्स। एडवांस मैथ्स का जो मैं बोलूंगी थोड़ा हाई वेटेज है और अरिथमेटिक का एवरेज वेटेज है, लो वेटेज किसी का भी नहीं है, दोनों का ही अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज कि आपको ये एडवांस और अरिथमेटिक दोनों ही चैप्टर वाइज कंप्लीट करने हैं। ये नहीं कि हम दो चैप्टर्स को साथ में लेकर के चल देंगे, ऐसा नहीं करना गलती से भी। आप अगर एक चैप्टर को लेकर के चल रहे हो, या तो एडवांस का या तो अरिथमेटिक का, उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाकर के हम दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैथ्स में आगे बढ़ना है। दूसरी चीज कि कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम एडवांस मैथ्स को पहले करें या अरिथमेटिक मैथ्स को पहले करें। तो देखिए दोनों का ना एक दूसरे से कोई लिंक है नहीं, इसीलिए आप अल्टरनेट चैप्टर्स कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने आज अरिथमेटिक शुरू किया है नंबर सिस्टम का, ठीक है, तो आप जब नंबर सिस्टम कंप्लीट खत्म हो जाए तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर सकते हो, उसके बाद आप परसेंटेज शुरू कर सकते हो, उसके बाद आप मेंसुरेशन शुरू कर सकते हो। तो एडवांस और अरिथमेटिक से अल्टरनेट कर करके आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सीक्वेंस वाइज करना है, ये इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगी। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को करने हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, ठीक है, उसके बाद LCM HCF चैप्टर है, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, उसके बाद CISI चैप्टर है। तो आप एक बात बताओ, जब तक आप नंबर सिस्टम को नहीं समझोगे तो क्या आपको LCM HCF समझ में आ पाएगा? नहीं समझ में आ पाएगा। जब तक आप परसेंटेज को नहीं समझोगे क्या आपसे CISI बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। अगर परसेंटेज नहीं जानोगे तो आप CISI चैप्टर को समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा सीक्वेंस में जाना है। ऐसा नहीं कि मैं पहले ये मेरे को अच्छा लगता तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, ऐसा जब भी शुरू करो, जब सिलेबस शुरू करो हमेशा सीक्वेंस में करो। लेकिन जब रिवाइज करने का टाइम आया तो आप आगे पीछे कर सकते हो, उस टाइम तो आपको भाई सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ रिवाइज करना है, उस टाइम की बात नहीं है। लेकिन जब शुरू करो हमेशा सीक्वेंस में करो। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, फिर उनको लगता है यार हमें समझ क्यों नहीं आ रहा। अरे गधों वाली गलती करोगे तो यही होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जब भी आप चैप्टर को सॉल्व करें तो साथ साथ आपको क्या क्या करते जाना। देखिए ट्रेडिशनल मेथड आपको आना चाहिए, ये तो नॉर्मल चीज है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो ट्रेडिशनल आप वैसे बना लोगे। ट्रेडिशनल का मतलब X मान के, ये तो आप ऐसे ही बना लोगे। लेकिन एग्जाम इससे क्रैक नहीं होता, आना चाहिए ये, लेकिन एग्जाम इससे क्रैक नहीं होगा। एग्जाम में आपको, अब मैं इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगी, ठीक है, अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए मैं
मैं इसके वजह से ही फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुई थी, क्योंकि ना मुझे पता ही नहीं था किसी किसी क्वेश्चन में कि भाई इसका इतना इजी मेथड होता है। ठीक है, जैसे कि वर्क एंड टाइम वाले को बिल्कुल ऐसे करके बनाती थी। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को बिल्कुल पहले इसका मैं एलसीएम एचसीएफ निकालूंगी, फिर इस तरह से। यार ये इतना लेंदी मेथड से बनाती थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये सिंपली रेशियो से होता है यार। मतलब कुछ तो ऐसे होंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि, इसीलिए ना हमेशा एक अच्छा टीचर चूज करो जो कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट अप्रोच से पढ़ाता हो, शॉर्टेस्ट वे में पढ़ाता हो, ताकि आप पीछे ना रह जाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई जो 20-30 सेकंड के होंगे और आपको सिर्फ अप्रोच सही नहीं पता होने की वजह से आप 1-1 मिनट लगा रहे होगे, और दूसरा बंदा तो 20-30 सेकंड में करके निकल जाएगा, तो आप तो फेल हो गए ही। ठीक है ना, तो हमेशा अप्रोच पे बहुत ज्यादा ध्यान दो कि क्या आप जिस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आज के डेट का सबसे बेस्ट मेथड है कि नहीं। ठीक है, इसके साथ ही आपको ना ऑप्शन वाली चीजें जो एक्स्ट्रा ट्रिक्स होती है, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, या क्वेश्चन को देख के ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे इस तरह से सॉल्व करना हो गया, तो ये सब भी करना है, क्योंकि और भी लोग इस चीज को कर रहे हैं। ये नहीं कि मुझे हर क्वेश्चन को शुरू से एंड तक सॉल्व करना जरूरी है। टीचर जब आपको सॉल्व कराना सिखाएगा तो सॉल्व तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ट्रिक्स, हैक्स, ये सारी चीजें भी बताएगा, तो उनको भी आपको नोट करते हुए चलना है, उनको भी आपको बुक में जब क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये नहीं कि यार हम तो बना लेंगे ना, अब हम तो बना लेंगे, ये सब छोड़ो ना, ये तो नहीं भी होगा तो चलेगा, ये नहीं करना है, क्योंकि बाकी बंदे सीख रहे हैं, दिस इज कॉम्पिटिशन, तो आपको भी सीखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको ना टाइप वाइज क्वेश्चंस याद रखने हैं। टाइप वाइज का मतलब है कि आपको याद रखना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है, नहीं तो आप मिक्स हो जाओगे। और जैसे आपको टाइप याद रहेगा ना, तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आपको समझ में आएगा ये टाइप मैंने किया हुआ है। मतलब एग्जाम में देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये टाइप मेरा पता है मेरे को, तो इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा टाइप में कैटेगराइज कर दिया करो। अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, तो यहाँ पे मैं बुक्स बता रही हूँ आप लोगों को अब मैथ्स के लिए। तो देखिए टियर 1 के लिए ना आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, इजी टाइप, मॉडरेट टाइप, मतलब एक टाइप के इजी से लेकर के टफ जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा इंक्लूड कर दिया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और एग्जाम तक ये वाली बुक आपका कम से कम 6 टाइम्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बुक्स कैसे कंप्लीट करते हैं, हम कैसे इफेक्टिवली बुक को कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम टियर 2 की बात करें तो टियर 1 और टियर 2 की तैयारी मोस्टली यहाँ से हो जाएगी, लेकिन टियर 2 में ना आपको चाहिए होता है कि थोड़ा हम एडवांस लेवल पे और रीच करें। तो उस एडवांस्ड लेवल के लिए आप गगन प्रताप मेंस की बुक और राकेश यादव एडवांस मैथ्स, ये सिर्फ मेंस के लिए आपको थोड़ा हेल्प करेगी। हालांकि ये बुक अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा एडवांस टच के लिए आप ये दोनों बुक्स ले सकते हो, इन दोनों ही। इसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF सेट यानी कि 2022 और 2023 के CGL, CPO एंड CHSL के जो पेपर्स आए हुए हैं वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यहाँ पे भी कवर्ड रहेंगे, लेकिन एग्जाम से पहले लगभग 2-3 महीने पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, तो वहां पर आपका जल्दी दिमाग चलना शुरू होता है। तो वहां पे ना कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि न्यू कर रहे हो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट पहले लगा के जाओगे तो वहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स में फोकस आपको कहाँ पे रखना है, क्या चीजें दिमाग में रखकर मैथ्स के लिए आगे तैयारी करनी है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि चैप्टर वाइज आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ताकि आपकी जो चैप्टर वो इस तरह से कंप्लीट हो कि आपका रिवीजन भी हो जाए, नोट्स भी बन जाए, बुक भी कंप्लीट हो जाए और एक बहुत ही बेटर वे में सारी चीजें हो। तो आप मेरा ना ये 5 स्टेप्स याद कर लीजिए: वीडियो, नोट्स मेकिंग, साइमल्टेनियस नोट्स रिवीजन, बुक्स और सेक्शनल मॉक। ठीक है, ये 5 स्टेप्स से, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको कोई भी मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट करना है। किस तरह से चैप्टर एडवांस अरिथमेटिक करना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 सितंबर 2024 से आपने तैयारी शुरू कर दी। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने यही डेट फिक्स की कि आपने यहाँ से तैयारी शुरू की है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेती हूँ कि आप नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट करते हो। सबसे पहले ना आपको एक कैलकुलेशन बिठाना है कि आपको कितना दिन लगेगा। कि अगर मान लीजिए 12 वीडियोस हैं नंबर सिस्टम के और हर एक वीडियो 2 घंटा का, हो सकता है इससे कम हो आपके पास, तो यानी कि टोटल कितने घंटे की वीडियो है मेरे पास नंबर सिस्टम की? 24 घंटे की। और पर डे आपको कितना पढ़ना है? 3 घंटे करके, यानी कि आपको चैप्टर के सारे वीडियोस कंप्लीट करने में लग जाएंगे 8 दिन। अब इसको देख के घबराना नहीं कि यार 8 दिन लग गए, क्योंकि इस टाइम पे ना आपका बहुत सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, सिर्फ वीडियोज ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो आपको क्या करना है, ये जो 8 दिन लगेंगे इसमें आपका 3 काम होगा। एक तो वीडियो बनेगी और
साथ ही साथ आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओ आपको नोट्स मेकिंग करना है। ये नहीं कि आप मूवीज की तरह उठा करके देख रहे हो, आपको कॉपी पेन लेकर के वीडियो देखना है और बहुत सारी चीजें नोट करना है। क्या नोट करना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही जब पहले दिन आपने वीडियो देखी और उसका नोट्स बनाया, तो उसके साथ जब आप दूसरे दिन करने जाओ तो पहले वाले दिन के नोट्स को आपको रिवीजन करते हुए जाना है। उसको मैं कह रही हूँ साइमल्टेनियस नोट्स रिवीजन, कि जो पहले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए जाना है। तो यानी कि आप 8 दिन में नोट्स भी बना लोगे और रिवाइज भी कर लोगे। तो सिर्फ वीडियो ही नहीं देख रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया कि 8 दिन जैसे लग रहे हैं, तो 1 तारीख से 8 तारीख तक आप ये चीज़ें करोगे। इसमें क्या क्या आपका हो जाएगा, देखिए वीडियोस तो आप देख लोगे, कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान देना है, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस उस चैप्टर में है, कौन से फॉर्मूलाज वहां पर है, वो सारी चीजें आपको नोट्स के अंदर लिखनी है, कंसेप्ट लिखने हैं। और उस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस कराए हुए हैं उस टीचर ने, उन क्वेश्चंस को सारे को लिखना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे ना कि हम फॉर्मूला का कोई बुक ले लेते हैं। नहीं बेटा, आप जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे ना तो वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से नोट्स बनाओ, खुद से फॉर्मूला लिखो, खुद से कंसेप्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये सब करना पड़ता है। इतनी मेहनत करोगे तभी तो जाकर के आपका सही होगा। आप एक बार लिखोगे ना तो आप भूलोगे नहीं। अगर आप कहीं और किताब से पढ़ के टिक मारोगे, हाईलाइट करोगे, सोचोगे उसको रिवाइज कर लेंगे, तो वो आपको फीलिंग नहीं आ पाएगी जो खुद से नोट्स बनाने में है। खुद से नोट्स अभी भी बनाओ ना, तो जो भी क्वेश्चन अपनी भाषा में चीजों को लिखोगे, यार ऐसा होता है तो ऐसा होता है। आप मेरी वाली वीडियो भी जाकर के देख सकते हो जिसमें कि मैंने अपने ओरिजिनल मैथ्स के नोट्स शेयर किए हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपको नोट्स आगे का बनाना होता है, ठीक है। तो यूज करो एरो को, चार्ट को, इस तरह से करके, और हमेशा अपनी भाषा में नोट बनाओ। कोई भी इंपॉर्टेंट बात अगर टीचर ने बोली हो कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो उनको भी अपनी भाषा में लिख लो, ठीक है ना। अल्टीमेटली जितना इंफॉर्मेशन आपको टीचर दे रहा है वो आपके नोट्स में होने चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो वो आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है ना। रिवाइज नोट्स ऑफ प्रीवियस डे बिफोर प्रोसीडिंग। तो मैंने जैसे कि बताया कि मान लीजिए 1 सितंबर को आपने वीडियो देखी, फिर 2 तारीख को देखी, तो अब जब 2 तारीख को देखो तो 1 तारीख को जो नोट्स बनाया था उसको रिवाइज करो। फिर 3 तारीख को जब आओ तो 1 और 2 दोनों ही तारीख को जो नोट्स था उसको रिवाइज करो। फिर जब 4 तारीख में आए तो फिर तीनों दिन का रिवाइज करो। तो इसके बाद आप समझ रहे हो कि 1 तारीख वाला नोट्स आपको बहुत बार याद हो जाएगा, यानी कि 8 दिन के अंदर अंदर ही कितनी बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, नोट्स रिविजन हो गया, आपको क्वेश्चन बनाना आ गया, सब हो गया। अब इसके बाद आपको आना है बुक के ऊपर। तो अब बुक में भी आपको एक कैलकुलेशन करना है कि मान लीजिए नंबर सिस्टम में 500 क्वेश्चन है और आपको एक दिन में 85 क्वेश्चन बनाते हुए जाने हैं। अभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो कि आप 100 क्वेश्चन बनाओगे, तो जितना कम क्वेश्चन कर सको ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अभी आप स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो, अभी आप सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। तो यानी कि 10 दिन आपको लग जाएंगे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, सिर्फ बुक से कंप्लीट करने में। तो इसमें आपका क्या क्या होगा, देखिए 9 तारीख से आपने शुरू किया, 8 तारीख तक ये खत्म हुआ, 9 तारीख से आपने ये शुरू किया, 10 दिन यानी कि 19 तारीख तक अब आप बुक को सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करोगे बुक से, इसमें क्या क्या करोगे, डेली रिवाइज करोगे नोट को। तो जैसे 9 तारीख को आप जब बुक बनाने जाओगे ना, तो आप उस दिन जो नोट्स बनाया है इतने दिनों में उसको रिवाइज करके तब बुक बनाने जाओ। फिर जब 10 तारीख को करो फिर नोट्स रिवाइज करो। तो समझ रहे हो, नोट्स आपका इतनी बार रिवाइज हो जाएगा ना चैप्टर कंप्लीट होते होते कि आप भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो डेली नोट्स रिवाइज करो। दूसरी चीज, मार्क करो क्वेश्चंस को जो आउट ऑफ नोट्स है। देखिए नोट्स अब आपको इतने रट जाएंगे ना कि आप जब बुक से करोगे तो आपको समझ में आ जाए कि इस तरह का क्वेश्चन मेरे नोट्स में है कि नहीं। अगर बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया जो आउट ऑफ कंसेप्ट है जो टीचर ने पढ़ाया, तो उसको आप मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद टीचर ने कंसेप्ट पढ़ाया उससे अगर अलग है तो उसको मार्क करो। ट्राई करो सॉल्व करने का ऑप्शन से, जो कि जैसे कि मैंने बताया आगे कि हमेशा आपको ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करना ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो आना ही आना चाहिए, लेकिन आपको अगर ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो या कुछ और दिमाग अपना लगा पा रहे हो तो वो सब जरूर कोशिश करो बुक्स बनाते हुए लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्क करो अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, मतलब इतना नोट्स करने के बावजूद, समझने के बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसको जरूर मार्क करो। और यूज करो पेंसिल को। क्यों मार्क करने के लिए पेंसिल को क्यों यूज करो, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप शुरू कर रहे हो ना, इसलिए क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे आपको, लेकिन जब 4-5 बार आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि टफ है कि नहीं। हो सकता है कि वो इजी ही क्वेश्चन हो लेकिन टफ लग रहा हो, इसलिए पेंसिल से करो
करो, लेकिन जब 4-5 बार रिवाइज करो तो फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ टफ है तो उसको पेन से कर लो, ठीक है, तो एक्चुअली वो टफ होगा। उसके बाद मैं अब बुक सॉल्व करते के टाइम मैं वो बता दे रही हूँ कि मार्किंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो 2-3 तरह के मार्किंग कर सकते हो, जैसे कि इसमें कैलकुलेशन टफ है उसके लिए अलग मार्किंग कर दो, ये टफ है उसके लिए अलग मार्किंग कर दो, इसका कंसेप्ट अलग है उसके लिए अलग मार्किंग कर लो। लेकिन मैं आपको बताऊंगी 10% ही ऐसे चैप्टर के क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें कि मार्किंग हो। ये नहीं कि भाई 500 क्वेश्चन है तो 200 में से उसमें हमने मार्किंग ही करके रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ना किरण की जो बुक है काफी मोटी है और उसके बाद पूरे चैप्टर के बाद सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन को ही खोजते खोजते जो है हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते। 3 घंटा हमारे पास है ही, उसमें आधा घंटा हम आगे पीछे पेपर करने में ही लग जाते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वहां पर एक पेपर लगा लो या बुक मार्क जिसको बोलता है, कि आप सीधे सॉल्यूशन पे पहुंचो। और हर एक सब्जेक्ट में आपका, हर एक चैप्टर का आपका ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो आपका टाइम बचाएंगे और आपके अच्छे से तैयारी करवाएंगे बुक से, ठीक है। और हाँ, डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ बुक्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको बुक से भी आप क्वेश्चंस लिख लिख करके कर रहे हो। ऐसा कुछ लोग करते थे मेरे लाइब्रेरी, मैंने देखा था कि भाई बुक से देख करके कॉपी में क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर रहे हैं। अरे कितना गधई बना कर रहे हो यार, मतलब जो नोट्स है उसमें ठीक है ना, वो कंसेप्ट तो हो गया, बुक का बुक में रहने दो। तो ऐसी गलतियां मत करना, होते हैं कुछ लोग ऐसे। अब उसके बाद 5th जो मैंने स्टेप बताया था कि चैप्टर वाइज मॉक। अब आप देखिए, आपने वीडियो देख लिया है, नोट्स बना लिया है, नोट्स का रिवीजन कर लिया है, आपने बुक से कर लिया, इसका मतलब अब आपका वो जो चैप्टर है ना वो बिल्कुल पुख्ता रेडी है। तो अब जब आप चैप्टर वाइज मॉक दोगे, कहां से, टेक्स्ट बुक से, तो 19 तारीख में मेरा खत्म हुआ था, तो 20 तारीख को मान लीजिए आप एक दिन में आपका चैप्टर वाइज मॉक खत्म हो जाएगा। तो वो आप दो, आपका देखना लगभग 90% क्वेश्चन आप एबल होगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व बाय ऑप्शंस, जैसे कि मैंने बताया वो सब करो आप शुरू से ही। स्किपिंग जरूर से जरूर ट्राई करना जब भी आप मॉक दो, तो कि अगर कहीं फंस रहे हो उसको छोड़ दो। इस तरह से करके अभी से ट्राई करोगे ना तो एग्जाम तक आप सॉलिड हो जाओगे बिल्कुल। और एक चीज की रिवाइज करो नोट्स को जब भी आप मॉक देने के लिए जाओ, अभी नहीं हमेशा ही, ताकि आपका एक नोट्स रिवीजन होगा वो तो होगा ही, लेकिन अब मॉक दोगे तो उससे पहले रिवाइज करोगे ना तो फंसोगे नहीं, फिर आपका वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी टिक मार्क क्वेश्चंस आपने बुक में करके रखे ना, उसको भी मॉक देने से पहले जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपको पता लगेगा यार मॉक में कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने टिक मार्क करके रखा था, वहां पे भी टफ लगा था, यहाँ पे भी नहीं बना, तो क्या फायदा हुआ। तो इसीलिए आप बुक को टिक मार्क वाले को जरूर रिवाइज कर लो मॉक देने से पहले। उसके बाद देखिए मॉक कॉपी क्या होती है, मैं अपनी वीडियोज में बहुत बार मॉक कॉपी बोलती हूँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉपी होती है। एक तो आपका नोट्स बनता है वो अलग बनता है, लेकिन ये जो कॉपी बनती है ना, ये आपको बताती है कि सब करने के बावजूद भी कहाँ पे गलती हो रही है, और इसी के बेसिस पर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो आगे, ठीक है। तो इस कॉपी में क्या लिखते हैं हम लोग, मैं एक बार इसको बता रही हूँ, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट में सेम ही होता है, ठीक है। तो देखिए मिस्टेक्स लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ वो लिखते हैं, और उसके साथ साथ टाइप ऑफ मिस्टेक लिखते हैं। जैसे कि अगर मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आपने लिख दिया कि हाँ ये गलत हुआ, उसके ऊपर आप लिख दो कैल, मतलब कैलकुलेशन की वजह से मेरा गलत हुआ था, या तो कैलकुलेशन मुझसे स्पीड नहीं हुआ, या तो मैं कैलकुलेशन में अटक गया। तो जब भी आप उस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेशन अगर मुझे टफ लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करना है। तो अपने आप को आप समझना शुरू करोगे कि हाँ मैं गलत कहाँ करता हूँ, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन में अगर आपने सिली मिस्टेक किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप रूट देखना भूल जाते हो, या रेशियो में गलत कर देते हो, डायमीटर पूछा है रेडियस लगाकर आ जाते हो, तो इस तरह की जो अंधों वाली गलतियां करते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आप लिखो, उसके ऊपर लिख दो सिली। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि सिली मिस्टेक्स जो होते हैं ना, वो सेम टाइप के क्वेश्चन में आप बार बार करते हो। तो जब कॉपी में लिख के रखोगे और उसको रिवाइज बाद में करोगे ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में मैं सिली मिस्टेक करता हूँ। तो जब मॉक में वो क्वेश्चन आएगा तो आप अलर्ट रहोगे कि नहीं भैया मुझे इस पर देखना है कि नहीं हो ऐसा। सिमिलरली इसको रिविजन करना है जब भी आप मॉक दो उससे पहले, ताकि वही गलती आप वापस ना करो उस वाले मॉक। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन राइट है लेकिन टफ है, मतलब बन तो गया आपसे लेकिन उसमें बहुत दिमाग लगा था या अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो उसको भी जरूर लिखो। उसके बाद कोई फॉर्मूला ऐसा हो जो लग रहा है कि रेलेवेंट है, यार ये तो मुझे आना चाहिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, तो उसको भी जरूर लिखो। और जो इररेलेवेंट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि यार इतना करने भी मतलब एकदम लेवल से ही बाहर है, तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो आपसे नहीं भी बना तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास कोई अप्रोच है जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन अगर मॉक में सॉल्यूशन जो दिया गया है वो बेटर अप्रोच है और आपको लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में लग सकता है, तो भी उसको जरूर आप लिखो और इसको ट्राई करो। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चन के लिए अगर ट्रिक है तो कोई फायदा नहीं उसको अपना करके, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं लगा पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखिए आफ्टर दिस चैप्टर
स्टार्ट एनी, मतलब ये सारे तो एक चैप्टर के लिए हुए, आपका ये नंबर सिस्टम जो है होली कंप्लीट हो गया। अब आपको नंबर सिस्टम से कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली आपको सारे के सारे चैप्टर्स एक एक करके वैसे ही कंप्लीट करने हैं। अब देखिए आप बोलोगे यार हमने कर तो लिया बहुत अच्छे से, लेकिन क्या हम एक बार करेंगे तो हमको साल भर तक याद रहेगा? तो नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? रिविजन। अब रिविजन हम कैसे अच्छे से करें ताकि हमको बिल्कुल एग्जाम टाइम तक चीजें याद रहें, वो हम देखते हैं कैसे की जाती है। देखिए रिविजन में सबसे पहली बात तो डेली रिविजन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि जब भी आप दूसरे दिन पढ़ने जाओ तो पहले वाले दिन का जरूर रिवाइज करो। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वीकली रिविजन। देखिए ये हो भी पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका एक वीक में कोई चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तो आप नहीं भी उसको रिवाइज कर सकते हो, लेकिन हाँ चैप्टर वाइज रिविजन आप जरूर करो। जैसे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर आपको रिवाइज करना है अर्लियर चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपने मान लीजिए पहले नंबर सिस्टम चैप्टर किया, उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से किया, एलसीएम एचसीएफ किया, मेंसुरेशन किया, सिंप्लीफिकेशन किया। तो मान लीजिए अब आपने जब नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री किया, तो जब एलसीएम एचसीएफ करने जाओ वापस से पूरा नंबर सिस्टम को रिवाइज करो। क्या क्या रिवाइज करें? क्या हम पूरे बुक रिवाइज करें? क्या करें? क्योंकि फिर से हमें 8-10 दिन लग जाएगा, तो वो काम नहीं करना है। देखिए क्या रिवाइज करना है? नोट्स आपको रिवाइज करना। इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, चाहे जितना भी नोट्स हो आप 2 दिन में 100% कर जाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत बार वो आपका नोट्स रिवीजन हो चुका है, तो आप देखते जाओगे आपका रिवाइज होता जाएगा। बुक को देखिए क्या करना है, इसको 5-6 डेज में अगेन कंप्लीट करना है। डिपेंड करता है कि वो चैप्टर कितना बड़ा है। अगर छोटा चैप्टर तो 2 दिन भी आपके लिए एनफ हो जाएगा। इसमें जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है ना वो तो करने ही करने हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको लग रहा है कि सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चन है तो उसमें से एक कर लो, या उसमें जो बेटर लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसको कर लो। तो इस तरह से करके आपको बुक को वापस नंबर सिस्टम का कंप्लीट करना है। उसके बाद नंबर सिस्टम के टाइम पे आपने जो मॉक कॉपी बनाई थी उसको आप एक दिन में कर लो। तो समझ में आया? यानी कि एलसीएम एचसीएफ को बनाने से पहले नंबर सिस्टम का वापस से आपको 5-6 दिन लग जाएगा रिवाइज करने में, लेकिन ये जरूरी है। आप अगर सोचोगे कि यार इतना टाइम वापस से क्यों दूं, तो समझो कि अगर आप वापस यहाँ पे चले जाओगे, यानी कि समझ लो 10 दिन 1 महीना, तो 1 महीने में जो किया था वो सब भूल जाओगे। आपको लगेगा यार मैंने किया ही नहीं था। तो उससे बेटर है कि आप बीच में 5-6 दिन दो, लेकिन ये आपको याद रहे। अगर आप पढ़ते ही जा रहे हो और याद ही नहीं रह रहा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए टाइम से मत घबराओ कि यार फिर इतना टाइम लगेगा, नो इशू, टाइम लगने दो, बट आपको चीजें याद रहनी चाहिए। तो सिमिलरली अब जब मेंसुरेशन में जाओगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करके तब आगे बढ़ना है, ओके ठीक है। इसके बाद जो है रिवीजन में वो है मंथली रिवीजन। तो ये आप जरूर करना। मंथली रिवीजन में आपको इतना डिटेल रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बीच बीच में ये सब कर रहे हो। तो मंथली रिवीजन में ना आपको एक ओवरव्यू करना है कि आप बस पेज पलट के देख रहे हो, या बुक से सिर्फ टिक मार्क वाला लगा लिया। अपनी सहूलियत के हिसाब से जो लग रहा है कि यार यही मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ तो उसको रिवाइज कर लो। तो इस तरह से आपको करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो रिवीजन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू मॉक। ये रिवीजन अभी नहीं होता है, ये रिवीजन होता है जब आप मॉक टेस्ट में बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड आ जाते हो, मतलब सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको लगता है यार अभी भी मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, कहीं अटक रहा है, ठीक है ना। एक जगह पे जाकर जब आपके टाइम जब मॉक में नंबर स्टक हो जाएंगे तो जाकर के आपको अकॉर्डिंग टू मॉक करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया मॉक कॉपी बनती है, उस हिसाब से आपको देख के आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ लोगों का रहता है यार हम कर तो लेंगे, सब कुछ आ तो जाएगा, लेकिन हम स्पीड में नहीं कर पाएंगे। तो मेरी स्पीड कब बढ़ेगी यार, कब मेरा बहुत स्पीड में बनना पड़ेगा, बनने लगेगा दूसरों की तरफ। तो देखिए मैं आपको ना एक लॉजिकल बात बताती हूँ कि स्पीड शुरू से नहीं बढ़ती है। आप अगर अभी किसी ग्रुप में ऐड हो जाओगे और उसमें कुछ बंदे हैं जो ऑलरेडी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप उनसे कम्पीट करने लग जाओगे कि मेरी उनकी जैसी स्पीड कैसी नहीं है, तो वो नहीं होगी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो आप मान लीजिए मैथ्स में 24 चैप्टर्स है और एक चैप्टर में आपको ऑन एन एवरेज 10 दिन लग रहा है, जबकि इसे कम भी लगेगा किसी चैप्टर में। तो मान लीजिए आपको 4-5 दिन में ही हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज में इतना मान के चल रही हूँ तो आपको 240 दिन लगेंगे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। कंप्लीट करने का मतलब बिल्कुल अच्छे से नोट्स वोट्स के साथ सब बढ़िया से। तो इसको अगर मैं 30 से डिवाइड करूँ तो 8 महीने तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। तो इस टाइम पे ना आपका फोकस ज्यादा स्पीड पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इस टाइम पे होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर करने में, कि भैया क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, कैसा भी मुझे उस चैप्टर से दे दे, बनाने आना चाहिए, मेथड आना चाहिए मुझे, बेस्ट मेथड। तो ये सब जब आएगा ना तो स्पीड बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, स्पीड बढ़ती है प्रैक्टिस से। अब रगड़ के जितनी बार करते जाओगे उतना आपका स्पीड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो स्पीड बढ़ती है ना वो लास्ट के 4 महीने में बढ़ती है। उस टाइम आपको सिर्फ रिविजन करना होता है, उसके बाद आपका कंसेप्ट तो क्लियर रहता है।
रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रगड़ के लगाते हो, मॉक टेस्ट फुल वाला देते हो, अच्छे से अगेन एंड अगेन रिवाइज करते हो, ज्यादा क्वेश्चन लगाते हो, तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब एक लेवल तो स्पीड आपकी बढ़ी ही रहेगी, बट जो एग्जाम लेवल का होता है ना कि धड़ाक से क्वेश्चन बने, वो चीज आपकी लास्ट में बढ़ती है ज्यादा। इसीलिए पहले से नहीं घबराना कि यार मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, दूसरों की तरह नहीं हो पा रहा है, दूसरे भाई 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये भी तो देखो। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको निश्चिंत रहना है। आई होप मैंने मैथ्स का आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगी पूरे अच्छे से, तो वही बताऊंगी, पहले फोकस किन चीजों पे करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक्स फॉलो करने हैं, सारी चीजें मैं बताऊं। तो पहली बात तो इंग्लिश सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, मेंस में इसके 135 मार्क्स के आते हैं, तो इसको ज्यादा टाइम देना इज जरूरी, तो आप 3 घंटे इसको भी दे सकते हो, तो 3 घंटे आप इसको भी दो। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ कि इंग्लिश को पढ़ने से पहले आपको इसमें ध्यान किन किन चीजों पर देना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ध्यान देने वाली चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात ना, इंग्लिश में आप कॉम्प्रीहेंशन पर ध्यान दो। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कॉम्प्रीहेंशन पार्ट नहीं, कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझने पे। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको जो एरर दिया हुआ है, एरर का क्वेश्चन, आप उसमें रूल बैठाने की कोशिश करते हो, रूल बैठेगा नो इशू, लेकिन आपको समझ क्यों नहीं आता कि कौन सा रूल लगेगा। इसका ये रीजन होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या है, बोला क्या है, आपको इंग्लिश ही समझने में दिक्कत होती है, मीनिंग ही नहीं समझ आता, इसीलिए आप ये भी नहीं समझ पाते कि रूल कौन सा लगेगा। फिर आप बोलोगे कि यार हमने तो नीतू मैम का बुक इतनी बार पढ़ा हुआ, लेकिन हमें अभी भी नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको ना इंग्लिश नहीं समझ में आती। इसीलिए इंग्लिश पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर, मतलब चीजों को समझने के ऊपर। ये कैसे करोगे मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद ध्यान देना है, रट्टा मारना है आपको वोकैबुलरी, लेकिन समझ करके। रट्टा तो मारना ही है, लेकिन बहुत अच्छे से। ये नहीं कि भाई मुझे तो 3000 वोकैबुलरी दिख रहे हैं, मैं इसको कैसे याद कर पाऊँ। करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, इसलिए इस पर ध्यान दो। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो रेदर देन रटने के। जैसे कि आप ना रूल तो याद कर लेते हो, बट उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते हो। अब रूल तो आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि बताओ नाउन के कितने रूल्स हैं, ये नहीं, वो आप एग्जाम में क्वेश्चन पे लगाओ के दिखाओ मुझे, वो ये चाहते हैं। तो इसीलिए ना बहुत कोई ना रूल रटते रहते हैं। मतलब मेरे लाइब्रेरी में कुछ ऐसे मूर्ख लोग थे यार कि क्वेश्चन से उनका लेना देना ही नहीं, खाली रूल रटते जा रहे हैं, और फिर जब क्वेश्चन आएगा सोचेंगे भाई इतने सारे रूल में कौन सा लगेगा। तो ये काम नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने पे ध्यान देना है। रूल चलो एक बार पढ़ लिया, 2-4 बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। उसके बाद स्पीड रीडिंग पर ध्यान दो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ग्रामर वाला पार्ट अच्छे से कर लेंगे, वोकैबुलरी वाला पार्ट अच्छे से कर लेंगे, जब कॉम्प्रीहेंशन यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, उस चक्कर में उनका होता नहीं है। इसीलिए रीडिंग पर ध्यान दो कि आप स्पीड रीडिंग करके उसको समझ सक रहे हो कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने मैथ्स में बताया था कि स्किपिंग पर ध्यान देना है, तो इंग्लिश का जो मॉक का वे होता है वो बहुत अलग होता है और बहुत ही सीक्रेट है मेरा, जो मैंने इस वाली वीडियो में रिवील किया। अगर आप इस तरह से इंग्लिश को लगाओगे ना, मतलब समझ लो कि बहुत आगे आप चले जाओगे। इसमें मैंने अलग ही तरह से स्किपिंग बताई कि कैसे इंग्लिश में स्किपिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद डोंट इन्वॉल्व इन टू मच ट्रैप, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करो, बहुत सुना होगा, कोई ज़रूरत नहीं है यार। मतलब एसएससी उस लेवल का एग्जाम ही नहीं है जहां पर आपको न्यूज़पेपर की जरूरत पड़े, ना तो करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये ट्रैप में मत पड़ो आप। उसके बाद बहुत सारे बुक्स हर एक चीज़ के लिए लेना, कि जैसे हमने भाई पैसेज सॉल्व करने के लिए अलग बुक ले रखा है, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए अलग बुक रखा है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितना कम सोर्स में और कितना मस्त आप तैयारी कर सकते हो। इसके बाद देखिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर रादर देन रिवाइजिंग। मतलब रूल, वही मैं बता रही हूँ कि ट्रिक्स को याद करने से अच्छा क्वेश्चन में लगाओ, रूल रट रट के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बुक्स कौन कौन से आपको इसमें यूज करने हैं। तो सबसे पहली बात तो नीतू मैम के दोनों वॉल्यूम्स आपके पास होने चाहिए, और एग्जाम तक 40 बार कम से कम ये रिवाइज हो जाने चाहिए। कुछ लोगों को लगता है ना कि हम भाई 10 बार रिवाइज करेंगे, मेरे को याद नहीं हो रहा, फिर परेशान होते रहेंगे। अरे 10 बार नहीं हो रहा तो 20 बार करो यार, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है समझने बूझने की। तो बार बार करो, लेकिन सही वे में करो, गलत वे में नहीं करो। तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जो नीतू मैम की ये दोनों वॉल्यूम्स है ना, वो ग्रामर तो आपका 100% कवर कर लेगी, वोकैबुलरी लगभग 70% कवर कर लेगी, और कॉम्प्रीहेंशन जो है 30% कवर कर लेगी। इसके बाद आपको एक बुक चाहिए जिसको कहते हैं हम लोग MB बुक। ये कम से कम 50 बार रटी होनी चाहिए। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं
हैं CGL के, CHSL के, CPO के, सारे दिए हुए रहते हैं विद वेरी गुड सॉल्यूशन और वोकैबुलरी, ठीक है, उसके साथ में। तो ये क्वेश्चन तो कम से कम, ये जो बुक है वो कम से कम 50 बार आपका रटा हुआ होना चाहिए। ये इसमें जितने क्वेश्चंस है ना, ये तक आपको रटे हुए होने चाहिए, तब देखना आपकी स्पीड कैसे बनती है। नए भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे। दिस बुक इज वेरी वेरी गुड। तो ये प्रैक्टिस के लिए तो 100% आपको काम दे देगी। वोकैबुलरी आपका 80% यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में भी बहुत सारी वोकैबुलरी दी गई है और इसके हर एक सेट के एंड में भी बहुत सारी वोकैबुलरी दी गई, तो आपको वोकैबुलरी रिच हो जाएगा काफी अच्छा, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी इससे 100% कवर हो जाएगा। कैसे? तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, PQRS दिया गया है, क्लोज टेस्ट दिया गया है, आपको वहीं से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारी चीजें ना प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आती है। आपको अलग से हजार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इतने से ही करोगे तो आपका अच्छे से काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए, वोकैबुलरी इतना करने के बावजूद भी ना कुछ लोगों को लगता है कि यार कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। तो उसके लिए आप वोकैबुलरी की एक एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो, ब्लैक बुक या एसपी बख्शी में से कोई एक ले लेना। बट एसपी बख्शी मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया, मैंने ब्लैक बुक नहीं पढ़ा हुआ है। ये इसमें क्या है ना कि इसमें ग्रामर वाला पार्ट बहुत ही बेकार दिया है, लेकिन वोकैबुलरी वाला पार्ट इसमें अच्छा है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हो। इसमें थोड़ी सी एडवांस वोकैबुलरी आपको मिल जाएगी, तो वोकैबुलरी ही आपका 100% कवर हो जाएगा। इस बुक को कितने बार रिवाइज करना? 50 बार आपका एग्जाम तक रिवाइज हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली जो मैंने बताया 2021 से 2023 तक मैथ्स के लिए भी मैंने बताया था, तो ये आपका एग्जाम तक 20 बार रिवाइज होना चाहिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, हर एक वोकैबुलरी, हर एक ईडियम, सब कुछ इसका आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और सबका ही मतलब CGL, CPO, CHSL सबका, ठीक है। इस मतलब आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड तैयारी करनी है। तो ये तो हो गया आपका रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, रिसोर्सेज के बाद मैं आती हूँ कि इंग्लिश को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है। तो इसके 3 पिलर्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स मैंने एडवांस और अरिथमेटिक बताया था, तो वैसे इस इंग्लिश में 3 पिलर्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। इसको आपको ना साथ साथ करना है पर डे। ये नहीं कि पहले मैं कॉम्प्रिहेंशन पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर मैं वोकैबुलरी करूंगा, फिर मैं ग्रामर करूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको पर डे कुछ कुछ पार्ट तीनों का ही करना है। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में क्या पार्ट आता है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, उसके बाद वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एंटोसाइनो, एंटोसिनो, इडियम्स, ग्रामर में एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है 3 पिलर्स के अंडर में। तो तीनों के लिए ना अलग अलग स्ट्रैटेजी पढ़ने का तरीका होता है। कॉम्प्रिहेंशन को वोकैबुलरी की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। तो अब मैं आप लोगों को तीनों के लिए अलग अलग तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको बेस्ट वे में रेडी कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रामर के बारे में बताऊंगी कि ग्रामर को आपको कैसे करना है। तो ग्रामर को आपको जाना है चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर टू चैप्टर आपको तैयार करना है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड स्टडी करनी है, यानी कि रूल राइटर हो, क्वेश्चन पे लगाने पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, मान लो नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब उसमें ना वो याद करने लगेंगे, भाई ये प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं, कॉमन नाउन इसको बोलते हैं। अरे वो क्या एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा। आप थोड़ा बहुत समझ लो कि अच्छा प्रॉपर नाउन का मतलब इस तरह वाला नाउन, कॉमन नाउन का मतलब ये। अब याद करना, नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट। तो उस चीज पर आप ध्यान दो। उसके बाद सीक्वेंस वाइज करना है इसमें भी। जैसे कि मान लीजिए वर्ब चैप्टर है, फिर नाउन चैप्टर है, फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने वर्ब ही नहीं पढ़ रखा, तो क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा सीक्वेंस वाइज करना है। अरे बेटा, सीक्वेंस वही है जो कंटेंट्स में आपका चैप्टर जो सीक्वेंस में दिया गया ना नीतू मैम के बुक में। अब आपको समझ में आएगा इसको चैप्टर वाइज करना है, बट हर एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है कि हमें हमारा वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। तो सिमिलरली जैसे कि मैंने मैथ्स में आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, सेम स्टेप्स आपके इंग्लिश के ग्रामर के लिए फॉलो होंगे, सबके लिए नहीं, ग्रामर के लिए। तो ग्रामर में सबसे पहला स्टेप तो वीडियो है, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में आपको उसका नोट्स रिवीजन करते हुए जाना है। उसके बाद आपको बुक पे आना है और चैप्टर वाइज मॉक लगाना है, सिमिलरली जैसे कि मैंने मैथ्स में बताया था। अब इसको देखिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने क्या माना था कि आप 1 सितंबर से तैयारी करना शुरू कर रहे हो और सबसे पहले आप वर्ब चैप्टर करोगे, तो आपको एक कैलकुलेशन लगा लेनी है कि 5 मेरे पास वीडियो है, हर एक वीडियो जो है वो आधे घंटे का, यानी कि 2.5 घंटे से 3 घंटे में मान के चलती हूँ कि इसमें आपका वर्ब
चैप्टर की आप वीडियो कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो तो कंप्लीट कर ही लोगे, लेकिन वीडियो देखते देखते आपको नोट्स भी बनाना है। अब नोट्स में ये नहीं है कि आप रूल्स रेगुलेशन लिखने लग जा रहे हो, क्योंकि नीतू मैम की जो बुक है ना वो अपने आप में एक नोट्स का काम करती है, काफ़ी कंसाइज वे में वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको नोट्स में आपको रूल्स नहीं लिखने, उसमें आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, कोई अगर ट्रिक बताया जाए तो वो लिखना, मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको नोट्स रिविजन करते हुए जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन आपको लग जाएंगे, जैसे 3 घंटे आप ले रहे हो ना, तो 2 दिन आपको ग्रामर, क्योंकि आपके साथ साथ में तो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी भी करना है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि 3 घंटे की जो वीडियो आपको कंप्लीट करने में 2 दिन लग जाएंगे। तो जब आप 2 दिन में इसकी वीडियो कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो वर्ब चैप्टर का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। डोंट राइट रूल्स, जैसे कि मैंने बता दिया, राइट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और क्वेश्चंस जो टीचर करवा रहे हैं, और रिवाइज नोट्स डेली। जैसे कि अगर आपने 1 तारीख को वीडियो देख करके जो नोट्स बनाया, तो जब 2 तारीख को जाओ तो पहले वाला रिवाइज कर लो, जैसे मैंने मैथ्स में बताया। अब आपको 2 तारीख में ये वर्ब चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप आ रहे हो बुक्स में। तो बुक्स आपका लगभग 2 दिन ले लेगा कंप्लीट होने में, तो 3 और 4 तारीख को आप करोगे बुक। इसमें क्या करोगे कि मेमोराइज रूल, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपने पहले देख लिया, अब आपको ना रूल याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो एग्जाम्पल्स दिए गए उसको प्रैक्टिस करिए, उसको बनाने की कोशिश करिए पहले खुद से। जो क्वेश्चंस पीछे दिए जाते हैं हर एक चैप्टर के नीतू मैम की बुक में, उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद जैसे कि मैंने मैथ्स में बताया था, सिमिलरली आपको यहाँ पर बुक्स में टफ जो क्वेश्चंस हैं या कोई अलग रूल है जो टीचर ने नहीं पढ़ाया वो आपका दिया हुआ है बुक में, तो उन सारे को टिक मार्क कर लीजिए, लेकिन यूज पेंसिल, क्योंकि हो सकता है अभी टफ लग रहा हो बाद में ना लगे, तो उसको मिटा लेना बाद में। इसके बाद करने के बाद आपको आना है चैप्टर वाइज मॉक में, तो ये आपका 1 दिन में हो जाएगा, जैसे 5 तारीख को आप कर लेना। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि जब भी मॉक देने जाओ तो पहले नोट जरूर रिवाइज कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि भाई ये तो लिखा था लेकिन मॉक में तो मैं नहीं कर पाया, ये काम मत करना। ठीक है, और मॉक लगाते टाइम स्किपिंग और फास्ट रीडिंग, ये सारी चीजें जो होती है ना हथकंडे, वो सब अपनाना, तब जाकर के आपका रियल एग्जाम में काम करना शुरू करेगा। तो इसी तरह से आपको एक एक करके ग्रामर के हर एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो समझ में आया। अब हम आते हैं दूसरे पिलर पे, यानी कि जो होता है वोकैबुलरी। ठीक है, तो इसको साथ में करते हुए जाना है हर एक दिन, ये नहीं कि इसको कर दिया इसको नहीं करोगे। अब देखिए वोकैबुलरी को कैसे करना है, तो वोकैबुलरी को चैप्टर वाइज नहीं किया जाता, क्योंकि वोकैबुलरी में कोई चैप्टर होता नहीं, इसको क्या आता है पेज वाइज। ठीक है, तो डेली आपको ना एक एक पेज करके करना है। पहले एक दिन मान लो कि आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो दूसरे दिन आप वोकैबुलरी करो, तीसरे दिन आप एंटोनिम करो, चौथे दिन आप सिनोनिम करो, फिर स्पेलिंग करो, फिर आप आ जाओ इस पे। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है, ध्यान से आप समझिएगा। जैसे 1 तारीख से आप शुरू कर रहे हो, तो पहले दिन आपने एंटोनिम किया, तो अब आपको 1 पेज करना है। तो 1 पेज में ना ऑप्शन वाइज आपका दिया हुआ रहता है एंटोनिम। तो मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं एंटोनिम को, तो एंटोनिम को कभी भी एंटोनिम की तरह याद नहीं करना है, उसको आपको करना है वोकैबुलरी की तरह, यानी कि वर्ड मीनिंग याद करने पे ध्यान देना है। तो एक क्वेश्चन पे एक तो क्वेश्चन हो गया, उसके 4 ऑप्शन हो गए, तो टोटल मिला करके आपके पास वर्ड कितने आए जिसकी मीनिंग आपको पता लगी, 5। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स जिसके आपको मीनिंग याद करने हैं। तो टोटल हर एक दिन आप 70 से लेकर के 100 क्वेश्चंस इतने आप याद कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंटोनिम को ये नहीं कि भैया मेरा जो है फिलैंथ्रोपिस्ट जो है ये है और इसका एंटोनिम मान लो 4 नंबर ऑप्शन में, तो इसका एंटोनिम ये हो गया, याद करके बढ़ गए, ये आप करोगे तो भाई फेल हो गए, मैं बता दे रही हूँ। इसी वजह से ऐसा होता है कि इतना वोकैबुलरी होने के बावजूद भी आपको लगता है कि यार मेरे को मीनिंग नहीं आती। तो एक तो ये हो गया, और ये 4 ऑप्शंस हो गए, सबकी मीनिंग आपको याद करनी है। कैसे, तो नीतू मैम के पीछे ही आपको सबकी मीनिंग दी हुई है कि जहाँ पे एंटोनिम खत्म होगा, तो वहीं से आपको सब याद कर लेना है। सिमिलरली दूसरे दिन आपको 2 तारीख को सिनोनिम के साथ सिमिलर करना है कि सिनोनिम का जो है वो 5 ऑप्शंस होंगे, 5 का कर लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन आप OWS करो, ये ऑप्शन में नहीं होता है, तो इसको क्या करना है आपको, ऑप्शन में कहीं कहीं होता भी नहीं भी होता, तो जहाँ ऑप्शन होगा तो वहाँ पर ऑप्शन के सारे ऑप्शन सारे ऑप्शन की भी मीनिंग याद कर लेना, जहाँ पे नहीं होता है ऑप्शन में तो वहाँ पे उस वर्ड की मीनिंग याद कर लेना। तो 30 से 35 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको डेली के याद करने हैं। उसके बाद 4 तारीख को आप वोकैबुलरी कर लेना, 5 तारीख को आप इडियम कर लेना, 6 तारीख को आप स्पेलिंग कर लेना। तो समझ रहे, एक एक पेज करके इतने सारे आपके जो है होते रहेंगे। स्पेलिंग में एक तो मिस स्पेल्ड जो है स्पेलिंग तो याद करना ही करना है, लेकिन जिस वर्ड की स्पेलिंग गलती दी गई है उसकी मीनिंग भी याद करना है। तो इस तरह से आपको वोकैबुलरी तैयार करना होता है, आपका बहुत सारा वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाता है। फिर से 7 तारीख को फिर एंटोनिम याद करना, मतलब ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक
उसके बाद वापस आपको एंटोनिम पे आ जाना है, फिर सिनोनिम, फिर तो एक एक दिन करके आपको एक एक पेज करके इस तरह से करके याद करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए कुछ लोगों का होता है कि यार कि हमें ना याद ही नहीं होता है, मतलब वोकैबुलरी हम बहुत ट्राई करते हैं, तो मैंने इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना करके रखी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4-5 ट्रिक्स बता देती हूँ जिससे कि आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद होगी। सबसे पहली बात तो कोशिश करो कि आप वोकैबुलरी को वीडियो से देखो, जैसे कि मैंने आपको फ्री कोर्स बताया है, उसमें लाइव वीडियोज आती है, वहां से जाकर के देख सकते हो, डेली आपको याद रहेगी वो चीज, ठीक है। उसके बाद आप निमोनिक से याद कर सकते हो, मतलब कुछ वर्ड को किसी भी पिक्चर से रिलेट करके, किसी कहानी से रिलेट करके आप ऐसे करके याद कर सकते हो, या फिर कोई फीलिंग अटैच करके। जैसे मैं बहुत ज्यादा ये काम करती थी कि मान लो फिलेंथ्रोपिस्ट है कोई एक वर्ड, तो ये क्या है, इसे आप फीलिंग रिलेट कर सकते हो कि फिलेंथ्रोपिस्ट ना सुन के ही आपको लगना चाहिए कि कोई पॉजिटिव वर्ड है। अब कोई वर्ड है मिस्चीवियस, तो ये सुन के ही आपको लगना चाहिए कि यार नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से ना वर्ड्स के साथ अपनी फीलिंग को अटैच करो, इससे क्या होता है ना कि आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट जो है आपको पता है एक पॉजिटिव वर्ड है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 जो हैं वो आपका पॉजिटिव वर्ड्स वाले हैं और चौथे की मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव है तो एंटोनिम तो नेगेटिव वाला ही होगा, भले इसका मीनिंग आपको याद हो ना हो। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ फीलिंग अटैच करके ना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, आप ना किसी रिश्तेदार से किसी वर्ड को याद कर लो, जैसे कि अगर मान लीजिए टॉकेटिव वर्ड है, ठीक है ना, लोक्वासियस वर्ड है, तो आपके दिमाग में ना इस तरह के वर्ड सुन करके किसी न किसी की याद आती होगी, तब उस वर्ड को उस बंदे से रिलेट करके याद कर सकते हो। फिफ्थ जो ट्रिक है कि आप ना किसी भी वर्ड को अगर नहीं ये सब हो पा रहा है तो गूगल कर लो, वहां से ना सेंटेंस देख लो, उस मीनिंग तो देखो ही, प्लस सेंटेंस में यूज होते हुए देखो। तो जब सेंटेंस में यूज होते हुए देखोगे तो आपको वो चीज याद रहेगी। और 3-4 सेंटेंसेस देख लो, ये भी कम पड़ता है तो पिक्चर देख लो, उस वर्ड को सर्च करो और उस वर्ड की इमेजेस में देख लो कि क्या है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि याद रहेगा। नेक्स्ट इसकी जो ट्रिक है वो है कि आप ना डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप यूज कर सकते हो, जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट और मिस्चीवियस, ये सारे वर्ड्स तो आप डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो सिंपल वर्ड हो गए, जैसे लोक्वासियस हो गया ना, टॉकेटिव हो गया, या फिर कंक्रीट हो गया, ह्यूमैनिटेरियन हो गया, तो ये सारे वर्ड्स जो है ना आप यूज कर सकते हो डेली लाइफ में, तो ये सारी चीजें आप यूज करो। उसके बाद बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप अड्डा 247 से ना जब भी लीजर टाइम हो, जब लेट रहे हो, कुछ ऐसे बैठे हुए हो, तो यहाँ से आप जाकर के क्विज लगा लो, क्योंकि यहाँ पर ना 15-20 मिनट के क्विज आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्पीड में आपको याद रहता है, तो यहाँ से आप क्विज लगाओगे ना तो रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इतना करने के बावजूद भी कुछ ऐसे वर्ड्स बचते हैं जो नहीं याद हो पा रहे बिल्कुल, तो उनको रट्टा मार लो जैसा है वैसे के साथ। अब देखिए इंग्लिश में बचता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना कि इसको कैसे आपको रेडी करना होता है। सबसे पहले तो क्या चीजों पे फोकस करना है, तो कॉम्प्रीहेंशन में ना आपको अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना। देखिए कुछ लोग करते क्या कि पैसेज पढ़ेंगे, समझ कुछ आ नहीं रहा, क्वेश्चन पढ़ के उस लाइन को खाली खोजने लग जाएंगे कि यार कहाँ पे है। लेकिन आजकल एग्जामिनर स्मार्ट हो गए हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देते, वो तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जब आपको पैसेज समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दो। ये तब होगी ना जब आपकी बेसिक्स अच्छे होंगे, मतलब आपको ग्रामर अच्छा होगा, जब आपको पता होगा कि हाँ भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, कब कहाँ क्या चीज लगा हुआ है तो क्या मीनिंग निकलता है, वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है ना कि जिस्ट होता है, मतलब सब कुछ अच्छा होगा तो आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होगा, ठीक है। तो इसे अंडरस्टैंडिंग में ध्यान दो। उसके बाद प्रैक्टिस करो ग्रामर फ्रॉम हियर ऑल्सो, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कॉम्प्रीहेंशन में एक पैसेज दिया गया है, तो अब यहाँ पर जब इसको पढ़ो ना तो ग्रामर को भी यहाँ से देखो, अच्छा किसके साथ इज लगा हुआ है, किसके साथ आर लगा हुआ है, किसके साथ कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही है कि नहीं, ताकि आपका ग्रामर भी प्रैक्टिस हो रहा है, कॉम्प्रीहेंशन भी प्रैक्टिस हो रहा है, क्लोज टच भी प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ से, ठीक है। न्यूज़पेपर को तो ट्रैप को मत पढ़ना बिल्कुल, इसको भी, ठीक है, क्योंकि जो लेवल द हिंदू वगैरह की होती है वैसे पैसेजेस आते भी नहीं है। पैसेज आप सिंपली एमबी बुक जो मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर होते हैं, या फिर और भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो और वहीं से जाकर के आप कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। नीतू मैम में भी बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन दिए गए हैं, ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए हम ना कॉम्प्रीहेंशन में जो 3 इसके मेन पार्ट है, आरसी, 3 जो पार्ट है इसके, आरसी, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, इसको हमेशा ट्रिक से सॉल्व किया करो। देखिए मेरे साथ क्या होता ना, मुझे पता ही नहीं था कि ट्रिक्स होती भी है इनकी, मुझे लगता था कि यार इसको पढ़ना होता होगा और जैसे होता होगा, जैसे मान लीजिए कि पीक्यूआर सेंटेंस में 4 सेंटेंसेस दिए, मैं क्या करती थी, पढ़ती थी, उसके बाद में फिर ऑप्शन के हिसाब से ना इसको लगाने की कोशिश करती थी। अरे यार ये इतनी जल्दी होता है ना पीक्यूआरएस, एक क्वेश्चन 10-10 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आरसी का कुछ ट्रिक होता है जिससे कि बहुत ईजिली हो जाता है। वैसे क्लोज टेस्ट का तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं।
तो ये सब पहले जानो, और ट्रिक्स जब अच्छे से समझ में आ जाए, ट्रिक्स आपको बार बार रिवाइज नहीं करने, वो एक बार आपको आ जाए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करो उसको बहुत ज़्यादा। अब इन तीनों के ऊपर मैंने ये वीडियो बना के रखी है और ये द बेस्ट वीडियोज़ है। मतलब इतना ही कर लोगे ना तो सोचो कि पूरा का पूरा जिस्ट मैंने इन वीडियोस में बता के रखा है, जिससे कि आपकी ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 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 लगाओ ताकि ये आपका स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे करोगे। यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए। पहले तो वीडियोस देखो ट्रिक्स के लिए, ठीक है, बार बार आपको वीडियोस नहीं देखने, ट्रिक्स देखो, उसके नोट्स बना लो एक बार में, ठीक है। उसके बाद नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद आप बुक से करो, नीतू मैम के बुक से, उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक करो, उसके बाद डेली प्रैक्टिस करो, इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, देखना बहुत अच्छी आपकी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख से आपने तैयारी शुरू करी थी, अब आरसी की आज मान लो आपने आरसी की वीडियो देखी, तो इसमें क्या क्या देखोगे, पहले तो ट्रिक्स सीखोगे और नोट्स बना लोगे। तो जितने भी ट्रिक्स टीचर ने बताए हैं, मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने बताए हैं, उसको लिख लो अच्छे से, ठीक है, और उसको रिवाइज कर लो ताकि आप क्वेश्चन में लगा सको। 2 तारीख को आप क्या करोगे, इसको अप्लाई करोगे, जितना भी ट्रिक आपने सीखा है इसको कम से कम 20 क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये ट्रिक काम कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जाकर के प्रैक्टिस करो, तभी भी आपको ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लगेंगे कि भाई ये तो अभी भी नहीं हो रहा है, तो उनको लिखो, फिर उनके ऊपर ध्यान दो। तो फिर ये ना 10% ही होगा, ऐसा होगा कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम निकल के आएगा, फिर उस पर ध्यान दो कि ये कैसे होगा। तो इन्हीं सब चीजों के लिए ग्रुप होता है जहां पर आप पोस्ट करोगे तो वो आपको चीजें बताएंगे, ठीक है। अब 3 तारीख को आप क्या करोगे, आरसी हो गया। अब उसके बाद आप PQRS करो। सिमिलरली आपको ट्रिक देखने हैं, उसका नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, फिर दूसरे वाले दिन इसमें जितने ट्रिक सीखे हैं उसको अप्लाई करो। 5 तारीख को आपको क्लोज टेस्ट का पूरा ट्रिक देखना है, नोट्स बनाना है, और 6 तारीख को आपको इसको कम से कम 20 क्वेश्चंस में करना है। तो अब क्या होगा, ट्रिक सीख ले, अब आपको वापस ट्रिक की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहो तो नोट्स रिवाइज करो, लेकिन क्वेश्चन में बार बार इसको लगाओ। तो इतना करने के बाद आप क्या करना कि 2 क्लोज टेस्ट डेली करना, 1 आरसी डेली करना और 5 PQRS डेली करना। तो इससे होगा क्या कि आपका एग्जाम तक इतना सॉलिड हो जाएगा ना कि मतलब बता नहीं सकती कि आप बिल्कुल तुरंत करोगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो वंस यू लर्न ट्रिक्स, प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चंस ओनली, डोंट वॉच ट्रिक वीडियोस मोर, ठीक है। तो ये चीज आप मेरी याद रखना। तो इस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट करना है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया मैथ्स में भी कि भाई हमने ये सब पढ़ लिया, इतने अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन क्या हमें याद रहेगा, तो नहीं, हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो सेम जैसे मैंने मैथ्स में बताया था, सिमिलरली वैसे कि डेली बेसिस पे जो रिविजन मैंने बता ही दिया कि दूसरे दिन जब पढ़ोगे तो पहले दिन का आपको याद करते हुए चलना। वीकली रिविजन अगर हो पाए तो करो, लेकिन आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसे अर्लियर चैप्टर जरूर करना, ये कंपलसरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1 से 6 तारीख तक में आपने पढ़ा वर्ब चैप्टर, 4 पेज का आपने पूरा एंटोनिम, सिनोनिम, आरसी वारसी ये सब जो किया था 1 से 6 तारीख में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप गए 7 से 12 तारीख में आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट हुआ। 13 से 17 तारीख में आपका एडवर्ब चैप्टर, और इस चैप्टर के साथ में आपका वोकैबुलरी का कुछ पार्ट और कॉम्प्रिहेंशन का भी कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो जब आप एडवर्ब करने जाओ तो आप वर्ब चैप्टर को अच्छे से करो, फिर नाउन चैप्टर को अच्छे से करो। तो आगे बढ़ते बढ़ते के साथ पीछे वालों को साथ मत छोड़ो, पीछे वालों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के आपका कुछ फायदा होगा। नहीं तो पता लगा कि इतने अच्छे से चैप्टर रेडी किया था, सब खा गए, ठीक है। तो ये काम मत करना। उसके बाद मंथली बेसिस पर रिविजन, ये कंपलसरी है भैया। इसमें क्या करना है, आपको ओवरव्यू की तरह करना है। जब इस बीच तैयारी करोगे तो डिटेल्ड रिवीजन करना है, नोट्स, बुक में जो टिक मार्क मारे थे, बुक के रूल सब कुछ करना है। लेकिन जब मंथली रिवीजन करोगे तो एक ओवरव्यू लेना कि अच्छा जहाँ ये हो गया है, ये थोड़ा आपको हो भी जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार रिवीजन कर चुके होगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने मैथ्स बताया था, अकॉर्डिंग टू मॉक तब होता है जब एग्जाम आपके पास आ जाता है और आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई होती है तब। इसके बाद देखिए बहुत लोगों का रहता है कि यार हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कब हमारे अच्छे नंबर आएंगे इंग्लिश में, हमारे एरर कम होंगे। एरर बहुत हो जाते हैं क्लोज टेस्ट में, भाई हमारे ज्यादा क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। तो देखिए मैंने जैसे बताया था कि अभी ना 5-6 महीने तो आप सिलेबस ही कंप्लीट करोगे, मेमोराइज ही करने में आपका टाइम लगेगा, रूल्स याद करेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इन चीजों पे अभी आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन आए पहले। उसके बाद जो टाइम बचता है ना, उसमें आप क्वेश्चन जितना से ज्यादा इंग्लिश में लगाओगे, देखो इंग्लिश में ना यही है, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा एरर कम होने लगेंगे, और तब कम होंगे जब क्वेश्चन लगा के गलत हो रहे हैं तो उसको देखो क्यों गलत हो रहे हैं, तब जाकर आपके कम होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाओ, रिविजन करते रहो बार बार रूल्स को, क्वेश्चंस को, बहुत बार जहाँ गलतियां हो रही है मॉक दो, प्योर प्रैक्टिस के ऊपर में है ये इंग्लिश, ठीक है ना।
और एनालाइज करो अपने मिस्टेक्स को कि कहाँ गलती कर रहे हो, क्या गड़बड़ हो रही, इतनी ट्रिक्स और इतनी सारी चीज़ें आने के बावजूद भी कहाँ अटक रही हूँ। जहाँ अटक रही हूँ ग्रुप पे डालो, किसी अच्छे ग्रुप में, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मेरी वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कौन सी ग्रुप को मैंने बोला है, रिकमेंड किया है, वहाँ पर जाकर डालोगे तो जरूर आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये थी मेरी इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी। अब इस तरह से करोगे तो हो नहीं सकता कि आपकी इंग्लिश अच्छे ना हो या कुछ याद ना हो, ठीक है। सो अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें कि सबको डर लगता है कि यार मेरे नंबर नहीं आते, उस वाले टॉपिक पर, जो कि है जीएस जीके। इसमें आपको दिन भर में देना है मान लीजिए 1 से 1.5 घंटे, ठीक है। इतना आप डेली करके करोगे तो इसमें आपका अच्छा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है ना कि फोकस किस किस चीज़ों पर करना है जीके में। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जीके जीएस में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है कि यूपीएससी नहीं है कि हमें बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें कि मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। उसके बाद आपको ट्राई करना है जो ट्रिक्स को यूज़ करना है स्टैटिक पार्ट के लिए। बहुत लोगों का रहता है हम बहुत बार याद करते लेकिन याद नहीं होता, तो नहीं याद होता है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढो ना। तो आपको मैं बताऊंगी कि ट्रिक से कैसे याद करना है। उसके बाद डोंट एक्सपेक्ट मच हायर मार्क। मतलब आप सोच रहे हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो मेरे 75 में 75 कैसे नहीं आ रहे हैं, तो जीएस में नहीं आते। जीएस में अगर आप 50 स्कोर कर रहे हो ना, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन मत रखना इसमें। दूसरी चीज़ कि स्टिक टू बेसिक ओनली। अब देखिए होता क्या है ना कि लोग मान लीजिए पार्लियामेंट चैप्टर लेकर के बैठेंगे और इतना उसके बारे में पढ़ने लग जाएंगे कि भाई वो यूपीएससी क्रैक कर दे। तो लेकिन एसएससी में कुछ काम है नहीं उसका। एसएससी बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछती है, और इन केस पूछ रही है तो मैक्सिमम लोग छोड़ रहे होंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको बेसिक पे स्टिक रहना है कि बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना इतना डीप पढ़ लेते हैं कि बेसिक चीज़ वो खाए जाते हैं, तो वो काम नहीं करना है। जैसे एक डायनेस्टी है तो उसके लिए बेसिक क्या चीज़ है, डायनेस्टी को किसने स्थापित किया, कब बना, युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, ठीक है ना। अब ये नहीं कि क्या रीज़न था युद्ध होने का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ने लग जाना है, समझ में आया। उसके बाद डोंट गो टू डीप। और हाँ, जीएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे आपको फोकस करना है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत अच्छा होता है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है जिसको आप 100% अटेम्प्ट भी कर सकते हो, और आप करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी करोगे, जैसे कि मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए जीएस के 3 पिलर्स क्या क्या होते हैं। तो होता देखिए सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट वाइज इसकी तैयारी होती है, जैसे कि हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा स्टैटिक पार्ट होता है जो कि चेंज नहीं होता, जैसे विश्व की पहली महिला कौन है, इस देश की राजधानी क्या है, इस देश की करेंसी क्या है, इस जगह पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये सब जो स्टैटिक पार्ट में आता है जिसको आपको ट्रिक से याद करना है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स, ये आपको 6 महीने का करना होता है एग्जाम के पहले का। तो समझ लो कि एग्जाम से पहले का 1 महीना हटा दो। जैसे मान लीजिए जून में एग्जाम है तो मई से पहले का 6 महीना, ठीक है, क्योंकि मई से लेके जून तक का तो लगभग क्वेश्चन बन गया होता है, तो उसके ज़्यादा आने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। अब बुक क्या क्या यूज़ करना है, इसमें 2 ही बुक है जो आपको यूज़ करना है। सबसे पहले तो जीएस का जो बुक है ये थ्योरी वाला किरण पब्लिकेशन का, एक ये यूज़ करना है। दूसरा है एमसीक्यू वाला जो बुक है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो आपको, ये दोनों बुक एनफ है, इसमें और भी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने मैथ्स में बताया था कि हर एक पिलर की अलग तरीके से तैयारी होती है, तो इसमें भी जो है सब्जेक्ट वाले जो पोर्शन है उसकी बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी होती है, स्टैटिक पार्ट की अलग स्ट्रैटेजी होती है, करंट अफेयर्स की अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाले की तैयारी कैसे करनी है वो बताऊंगी। तो इसमें देखिए आपको ना हमेशा किस तरह की वीडियोस देखनी। सबसे पहले तो इसमें 5 स्टेप्स जो है वो आपको सिमिलर फॉलो करने हैं कि पहले वीडियोस देखने हैं, साथ साथ के नोट्स बनाना है, उसके बाद साइमल्टेनियस नोट रिवीजन करना है, उसके बाद बुक से उस चैप्टर को करना है, उसके बाद आप चैप्टर वाइज उस चीज़ का मॉक दे दो ताकि आपका पुख्ता हो जाए बिल्कुल वो चैप्टर, ठीक है। तो अब इसमें जो वीडियो देखना है ना, देखिए पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत है, फ्री में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं जीएस के लिए। तो जो निचोड़ वाली वीडियो होती है ना, जैसे कि पॉलिटी का पूरा निचोड़ हो गया, या हिस्ट्री का पूरा निचोड़ हो गया, ज्योग्राफी का पूरा निचोड़ हो गया एसएससी के लिए, तो उसमें लगभग 12-13 घंटे की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन वो जो वीडियोस होती है ना वो बहुत इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि उसमें बेकार की बातें नहीं होती, प्रीवियस ईयर बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है और काम की चीज़ें बोली जाती हैं, तो इसीलिए इन वीडियोस को देखना अच्छा होता है। इसके बाद डोंट वॉच 2-3 घंटे ऑन सिमिलर सेम टॉपिक, मतलब डिफरेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मत देखो। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली सल्तनत की देख रहे हो 4 घंटे की वीडियो, अरे यार नहीं देखना होता। जो 11 घंटे का पूरा हिस्ट्री का निचोड़ देखोगे ना उसमें दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगा। तो उस तरह से आप कोशिश करो देखने की, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें रहेंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जाम्पल से बताती हूँ कि 5 स्टेप्स आप कैसे फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी कर रहे हो तो पॉलिटी का पूरा निचोड़ की वीडियो मान लीजिए 12 घंटे की वीडियो है, और डेली के डेली
1 या 1.5 घंटे लेकर के चलो, आप देखोगे 8 से 10 दिन आपको लगेंगे पॉलिटी पूरा कंप्लीट करने में। यानी कि समझो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पूरा पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर करी है कि 1 तारीख को जैसे आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो 1 तारीख को आप 1 घंटे की वीडियो देखो, फिर दूसरे दिन आप 2nd घंटे की वीडियो देखो, तीसरे दिन आप 3rd घंटे की वीडियो देखो, तो 10 दिन आपको लगेंगे वीडियो को कंप्लीट करने में। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा पॉलिटी को लेकर के। कंसेप्ट क्लियर करना इन जीएस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे और कंफ्यूज हो जाओ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो टीचर आपको जरूर करा रहा होगा उस वीडियो में, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। नोट्स आपको साथ साथ में क्योंकि बनाते हुए रहना है, वो आपका कवर हो जाएगा। नोट्स आपको साथ साथ में रिवीजन भी करना है, तो वो आपका कवर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी उस टाइम पर। उसके बाद ट्राई यूजिंग एरो, चार्ट्स एक्सेट्रा नोट्स बनाते टाइम। मतलब जीएस में ऐसा नहीं करना है कि आपको लाइन बाय लाइन लिख करके आप नोट्स बना रहे हो कि आप किताब ही बना दो, ऐसा नहीं करना। जितना शॉर्ट वे में आप कर सको ना, ताकि आपको देख करके चीज़ें समझ में आ जाए, उस तरह से आप नोट्स बनाओ, ठीक है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं ना जीएस का वीडियो से देख करके, तो आपको किरण थ्योरी वाली बुक नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि नोट्स जो है तो वो आपका काम करेगा बुक की तरह ही। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार इतना नोट्स जीएस में कौन बनाने जाए, क्योंकि जीएस में थोड़ा लंबा चौड़ा सा नोट्स बनता है, तो अगर आपको वैसा लग रहा है तो आप किरण की जीएस वाली बुक से ही तैयारी कर सकते हो, आप नोट्स नहीं बनाओ। बट आई वुड रिकमेंड कि आपको नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि तब आपको याद रहता है कि क्या चीज़ें मैंने कहाँ लिखी है, कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए बुक से कर रहे हो तो उसमें क्या करना है कि आप जैसे वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको हाईलाइट करते हुए जाना है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बुक में तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ नहीं है, पढ़ना है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जो भी टीचर ने वीडियो में कराया होगा उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होंगे आप उसको जो है हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करो और बार बार उसको रिवाइज करो। एक तो होता है कि आप एक बार जब स्टार्टिंग में पढ़ो तो पूरी बुक पढ़ लो, लेकिन जब बार बार रिवाइज करने की बात आए तो आप हाईलाइटेड चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद जो एमसीक्यू वाली बुक है वो मस्ट है आपकी करने के लिए, वो करना ही करना है आपको। तो उसमें क्या करना है, जैसे पॉलिटी का आपने पूरा कवर कर लिया, उसके बाद पॉलिटी के पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे सीजीएल में, सीएचएसएल में, उनका पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन दिया होगा, तो वहाँ से आप एमसीक्यूज लगाना शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा कितने पानी में और कितनी आपकी तैयारी हुई है। तो बुक के लिए भी आपको एक कैलकुलेशन कर लेना है, जैसे मान लीजिए कि 600 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी में है और 50 क्वेश्चन आप डेली करो तो 12 दिन आपको लग जाएंगे। तो ये हो गया 10 दिन, ये हो गया 12 दिन, यानी कि 22 दिन, यानी कि 1 महीने में ना आपका पूरा का पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज मॉक दे देना है, यानी कि पॉलिटी में टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक्स होंगे वो आपको दे देने हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे, तो टोटल मिला करके आपका 1 महीने के अंदर अंदर एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बड़ी बात है कि पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और विद ऑल रिविजन, चैप्टर, बुक, सब चीज़ों के साथ में। तो इसी तरह से करके आपको हर एक सब्जेक्ट करना है, हिस्ट्री भी ऐसे करना है, ज्योग्राफी भी ऐसे करना है, तो सब्जेक्ट वाइज आपको इस तरह से तैयारी करनी है। अब हम चलते हैं दूसरे पिलर के ऊपर, यानी कि स्टैटिक पार्ट को आपको कैसे कंप्लीट करना है। देखिए स्टैटिक पार्ट के लिए ना सबसे पहली बात तो ये आपको समझने की जरूरत है कि सब कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि सब कुछ आप पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ लोगे तो याद नहीं रहेगा, इसलिए क्यों ही बेकार में एफर्ट करना। तो सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है वो आपको राइट डाउन करना है। मैंने बताया ये वाली वीडियो में है, जैसे कि विश्व की पहली महिला इंपॉर्टेंट है, करेंसी इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करो कि बॉक्सेस में दिए रहते हैं स्टैटिक जीके का मोस्टली, तो जो किरण की जीएस वाली थ्योरी बुक है ना उसमें स्टैटिक पार्ट कंप्लीट है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले बॉक्सेस है उसको आप जाकर के स्टार स्टार मार्क इस तरह से करके लगा लो, ताकि आपको पता रहे कि सबसे पहले मुझे स्टैटिक पार्ट में स्टार मार्क्ड वाले ही याद करने, उसके बाद टाइम बचा तो मैं बाकी करूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो यू विल फील इंपॉर्टेंट। एंड अच्छा, और एक चीज़ है कि जैसे जैसे जीएस में ना आपको टाइम होता जाएगा तैयारी में, तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप टाइम पर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको याद कैसे करना है स्टार्टिंग जीके, तो देखिए अगर रटने की कोशिश करेंगे ना तो आप रट नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दो चीज़ नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए निमोनिक्स में जैसे कि मैंने वोकैबुलरी में बताया, तो वो सारे ट्रिक्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो वीडियो से याद कर सकते हो, तो वीडियोज आप कहाँ से देखोगे, तो क्रेजी के ट्रिक का जो है वहाँ से इन्होंने स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे से ट्रिक में बताया हुआ है, मैं यहीं से याद करती थी, तब मुझे याद रहता था। निमोनिक्स से भी याद कर सकते हो, अटैच फीलिंग जैसे कि मैंने बताया, और कोई और ट्रिक अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई मेरा अलग ही ट्रिक है, तो आप यूज़ कर लो, बट कुछ ना कुछ करो जिससे कि आपको ये चीज़ याद रहे। और स्टैटिक पार्ट में ना इंपॉर्टेंट है रिवीजन, बहुत बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। उसके बाद रीड अबाउट ऑप्शंस ऑल्सो, जैसे कि मान लीजिए मॉक में अगर आपका कोई क्वेश्चन आया है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो आप सोल्यूशन में जाकर चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ जरूर लिया करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा सीधा, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखो कि सॉल्यूशन को मतलब याद रटो मत, लिखो नहीं उसको, लेकिन एक बार पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको दिमाग में हिट कर जाए, ठीक है। तो ये काम जरूर करना। रीड सॉल्यूशन मैंने जैसे बताया,
उसके बाद में एक मॉक टेस्ट कॉपी जरूर जीएस में बनाना, क्योंकि बहुत बार ऐसे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस, काफी बेसिक और रेलेवेंट क्वेश्चंस उसके आते हैं, तो लिख जरूर लेना। उसके बाद उसको रिवाइज जरूर कर लेना मॉक कॉपी को टाइम टू टाइम, जब भी आपको लगे कि हाँ मॉक देने जा रहे हैं तो उससे पहले मॉक कॉपी को रिवाइज करके जाना। वीकली जब भी आपको लगे कि हाँ याद कर लेते भूल रहे हैं तो उसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद उसको बार बार करके रिवाइज कर लेना। अल्टीमेटली रिविजन इज द की। अब हम आते हैं थर्ड पिलर के ऊपर कि हम करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करें। इसके लिए ना लोग पता नहीं बुक ले लेते हैं, मैगजीन ले लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना कि इंपॉर्टेंट क्या है। हम मैगजीन से क्या पढ़ें, बुक में इतना कंटेंट दिया क्या पढ़ें। एक तो ऑलरेडी जीएस में इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें करंट अफेयर्स को भी आप सिलेबस बना दो, और तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए ना आप वीडियो से पढ़ो, क्योंकि वीडियो में ना टीचर जो पढ़ा रहा है उसने पूरा एनालाइज करके ये पता किया हुआ कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है और उस हिसाब से पढ़ा रहा है। टीचर को आपसे ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या ट्रेंड रहता है, किस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, तो उन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो मैं बोलूंगी आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखा करो। करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तो आपको इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया किस तरह की वीडियोस देखना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखा करो, तो इससे आपका एनहेंस होगा नॉलेज भी, कि वो आपको समझाएंगे भी कि अच्छा ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और ना डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखो ना, चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद रहती है, आपको एफर्ट्स नहीं करना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम ना लास्ट में पीडीएफ से पढ़ लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। हो सकता है कि उसमें से ना आए, कुछ और आ जाए, लेकिन आप डेली करंट अफेयर्स देखोगे ना तो आपको कुछ छूटेगा ही नहीं, सब कुछ कवर होता जाएगा और याद करने में आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप डेली करंट अफेयर्स देख लो ना, तो वो टीचर पक्का उसी दिन या उसके अगले दिन उसका पीडीएफ भी अवेलेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर करवा के दे देता है। तो वहां से आप एक बार आंख ऐसे दौड़ा लो कि हाँ ये पढ़ा था, तो आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। नोट्स नहीं बनाना है आपको इसमें वीडियोस देखते देखते, ठीक है ना। सिर्फ वीडियोस और इसके जो पीडीएफ होते हैं वो एनफ होते हैं। उसके बाद रिविजन कहाँ से करेंगे, तो देखिए डेली हम तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हम रिविजन करते टाइम डेली के डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो जाकर देखेंगे, तो भाई इतने सारे वीडियोस जाएंगे कि पूछो मत। तो वो आपको नहीं देखना है। उसमें क्या देखना है कि मंथली का जो वो पीडीएफ देते हैं, वहां से आप एग्जाम मतलब जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो मंथली पीडीएफ से जाकर के कर लेना है, ठीक है। डेली पीडीएफ से मत करना, क्योंकि डेली पीडीएफ बहुत सारे हो जाएंगे। और 6 महीने वाली से भी मत करना, क्योंकि 6 महीने में बहुत सारी चीजें वो कट कर देते हैं। तो मंथली वाली बेस्ट होती है रिविजन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा आपको लग रहा होगा यार हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन करंट अफेयर्स इधर उधर से जो आ जाते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो पहले तो मैंने बात बता दी कि टेक्स्ट बुक जब आप मॉक दोगे ना, तो वहां पर जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपको बहुत रेलेवेंट मिलेंगे और उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही अड्डा 247 बहुत अच्छा ऐप है करंट अफेयर्स के लिए। इसमें क्विज आते हैं डेली हर एक दिन का, तो इसको भी आप जरूर से जरूर लगाना, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और रिवाइज कब करना है, जब भी आपको नेसेसरी फील हो, जब भी आप मंथली वाला तो 100% कंपल्सरीली कर लेना रिवाइज, ठीक है। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है। अब अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग जो है आप दिन भर में ना अगर आधा घंटा भी इसको देते हो डेली बेसिस पर, तो मतलब समझ लो कि बहुत अच्छा है। कुछ टाइम के बाद इसको टाइम देने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आप जो मॉक लगाते हो उसमें ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब रीजनिंग में आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, तो रीजनिंग में एक चीज़ याद रखो कि पूरा का पूरा नंबर का खेल है। मतलब प्राइम नंबर आपको तुरंत में देखते के साथ समझ में आ रहा है कि नहीं, स्क्वायर अगर है तो तुरंत में देखते के साथ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 143 लिख रही हूँ तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 144 - 1 है, तो ये पूरा का पूरा खेल है। जैसे मान लीजिए कि मैं 127 लिख रही हूँ, तो क्या आपको समझ में आ रहा है 125 + 2 है, यानी कि 5 का क्यूब + 2 है। मतलब आपको क्यूब, स्क्वायर, इसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब समझने तुरंत आना चाहिए। बस पूरा खेल रीजनिंग में इसी चीज का है, ठीक है। और दूसरी चीज कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि मैथ्स में आप कैलकुलेशन स्पीड करोगे तो वही आपका यहाँ पे भी काम आ जाएगा। ये नहीं कि आप बैठ करके बिल्कुल जोड़ घटाव कर रहे हो, माइंड में ये सारी चीजें जोड़ घटाव होनी चाहिए। आप अल्फाबेटिक नंबर्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है ना कि पहले ना एग्जाम में लिखेंगे इस तरह से करके, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है। ऐसे नहीं, अगर मैंने एस बोला तो तुरंत में दिमाग में आना चाहिए कि एस कौन सा नंबर है। अगर मैंने ई बोला तो तुरंत में 5 नंबर याद आना चाहिए, ठीक है। वी बोला तो 21 याद आना चाहिए। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आप याद रखना, ये हम तुरंत में याद आना चाहिए। उसके बाद तब इससे क्या होगा ना कि अगर कुछ इधर उधर करके भी देगा तो आप तुरंत मैच कर पाओगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करना आप। उसके बाद कुछ चैप्टर जो होते हैं ना, उसके लिए आपको ट्रिक सीखना कंपलसरी होता है। जैसे कि ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से करके आपको बना दूँ और मैं पूछूंगी कितने ट्राइंगल्स है। अब कुछ मैं क्या करती, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रिक व्रिक सीखा नहीं था, मैं गिनती थी बैठ करके। मुझे ना सेकंड में पता लगा कि इतनी चीजें मैं इतनी बकलोल तरीके से करती थी, जिसके ट्रिक्स होते थे, मैं उसको कितना टाइम लगा करती थी। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अप्रोच, क्वेश्चन का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस पे, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस में, सीरीज वाले क्वेश्चंस में भी आप ट्रिक जरूर देख लो किसी भी वीडियो से। उसके बाद फोकस करो अप्रोच के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर। रीजनिंग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपका अच्छा होता जाएगा। जैसे बीच में आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतना ईजी था लेकिन मेरे से नहीं
नहीं बन पाया, तो ये सब होगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी रीजनिंग में दिमाग उतनी ज़्यादा चलना शुरू होगा। ठीक है, अब हम भैया स्टार्ट कहाँ से करो, तो इसके लिए किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उठाओ 2021 से 2023 तक का टियर 1 का पेपर और वहाँ से आप इसको करना शुरू करो। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चंस तो वैसे ही बन जाएंगे, मतलब कुछ नहीं आता फिर भी बनने लग जाएंगे। लेकिन जहाँ पर स्लो लगे कि यार इससे मैं फास्ट बना सकता हूँ, या लगे कि यार मैं अटक रहा हूँ यहाँ पर, तो उस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली जाकर के वीडियो देख लो। 1 से 2 वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, और किसी भी टीचर का आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में वीडियो। इस तरह से करके आपको रीजनिंग में सारे कंसेप्ट क्लियर करने जहाँ अटक रहे हो। ठीक है, उसके बाद नोट्स आपको इसमें बनाना है कि नहीं, तो आप नोट्स बना सकते हो ट्रिक्स का। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल में जो ट्रिक बताएंगे कि अच्छा इस तरह से करके क्या आता है, इस तरह से क्या आता है, तो उसको आप नोट्स लिख लो। इसका बहुत नोट्स नहीं बनता, बहुत आपका रीजनिंग का नोट्स जो है वो 7-8-10 पेज में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। तो उसको आप रिवाइज कर लेना लिखने के बाद, उसके बाद क्वेश्चन में लगाते रहोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा आपको ट्रिक। ठीक है ना, तो ये आप कर लेना। उसके बाद स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़े, कुछ लोग कहते हैं हमारी स्पीड ही नहीं बढ़ रही रीजनिंग में, तो मैंने बताया ना प्रैक्टिस ही किए, टाइम के साथ साथ आपका रीजनिंग में दिमाग चलना शुरू होता है। सो अब इतने सारे लंबे डिटेल्ड और बहुत ही मस्त वीडियो के बाद अब हम आ गए हैं वे फॉरवर्ड में कि अब क्या आगे। तो देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की है, बहुत ही लंबी वीडियो हो गई, आप एक दिन में ना देख पाओ तो 2 दिन में देखो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने नहीं बताई, जैसे कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी नहीं बताई, मॉक की स्ट्रैटेजी नहीं बताई, टाइपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, तो वो और मैं ऐड नहीं कर सकती थी, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैं मॉक के बारे में कुछ बता दी, जैसे कि 40% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आपको फुल मॉक शुरू करना है, अदरवाइज आपका मॉक बर्बाद होगा, आएगा कुछ नहीं, डिमोटिवेशन अलग ही आ जाएगा कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो अभी आता ही नहीं तो क्यों दे रहे हो मॉक, चैप्टर वाइज मॉक तो जो मैंने बताया जिस तरह से। ठीक है ना, तो फुल मॉक जो है 40% कंप्लीट हो जाए सिलेबस, तब क्योंकि आप मॉक दोगे तो उसका कोई मतलब बनता, अभी तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप लाइव मॉक जो फ्री वाले होते हैं उसको भले ही दे सकते हो अभी, लेकिन पेड वाले जो टेक्स्ट बुक के हैं वो अभी मत देना। ठीक है, इसके बाद देखिए मेरी जो वीडियो है ना मॉक के लिए, आप मॉक वाली वीडियो देख लो, डेमो वाली वीडियो देख लो, मॉक एनालिसिस वाली वीडियो देख लो, और मैं 2025 वालों के लिए मॉक के लिए अलग वीडियो लेकर के आऊँ। इसके बाद ही इसमें जितनी चीजें छूट गई है ना उसके लिए मैं अलग से बहुत सारी वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, जैसे कि भाई हम डेली रूटीन कैसे बनाएं, फ्री में कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं, अच्छे बुक लिस्ट कंप्लीट मुझे को एक बता दो, मॉक की स्ट्रैटेजी क्या होगी, मॉक के एनालिसिस की स्ट्रैटेजी क्या होगी। उसके बाद मैं फिर डिटेल्ड और भी वीडियो लेकर के आऊँगी, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, मैथ्स, जीएस, और इसमें क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, लेकिन कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी जो मुझे लग रहा होगा कि एक्स्ट्रा टिक इनको बताने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कुछ स्मार्ट चीज़ें बताने की जरूरत है, वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में कवर करूँगी। उसके बाद मैं कंप्यूटर स्ट्रैटेजी और टाइपिंग के लिए अलग अलग वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। तो ये मेरी वीडियोज़ आने वाली है। तो अगर आपको मेरी मेंटरशिप के अंडर में प्रिपरेशन करनी है, यानी कि डिटेल्ड और बहुत ही सीरियस प्रिपरेशन करनी है, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज बहुत पछताओगे। बहुत फ्री में बहुत चीज़ें मिल रही हैं आपको, जिसको आप यूज़ कर सको तो कर लो। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं अभी करने वाली हूँ, वो ये है कि देखिए इंग्लिश जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा वेटेज है। अब कुछ लोगों का क्या होता है ना कि वो सीधे ही एसएससी की तैयारी शुरू करते हैं इंग्लिश की, लेकिन उनकी ना बेसिक्स ही अच्छी नहीं होती है। अब एसएससी में जो तैयारी शुरू होती है वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल से शुरू होती है। एसएससी में जो टीचर्स तैयारी कराते हैं वो ये मान के चलते हैं कि आपको बेसिक इंग्लिश तो आती होगी, बट आई नो कि जो लोग रिमोट एरिया से होते हैं, बहुत ही गाँव के स्कूल से पढ़े होते हैं या हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको बेसिक्स ही समझ में नहीं आती। तो मैं एक कोर्स लाने के बारे में सोच रही हूँ जिसमें कि मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश की क्लियर कराऊंगी, ताकि आपको इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाए। ये एसएससी से वास्ता नहीं है, इसका मतलब वास्ता इस तरह से कि एसएससी में जितनी चीज़ें आती है उसका ही बेसिक में बताऊंगी, लेकिन आपको मैं ये अश्योर कर सकती हूँ कि फिर आप ये नहीं बोलो कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। ठीक है, अगर आप लोग बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कमेंट करोगे तो मैं ऐसा एक कोर्स लेकर के आप लोगों के लिए आऊँ। तो चलिए ये वीडियो हमने ख़त्म करी, इस हिसाब से आप तैयारी करिए, लाइक करिए अगर आपको मेरी मेहनत साफ साफ दिख रही हो। मैं लगातार 3 घंटे से बोल रही हूँ। शेयर करिए अगर आपके आसपास रिश्तेदार जो भी एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी करने का सोच रहे हो, और सब्सक्राइब तो 100% कर लीजिए। अगर आपने इतना देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं क्या ही बोलूँ फिर। और कॉमेंट ज़रूर करिए, आई विल क्रैक एसएससी सीजीएल 2025, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। प्लीज़ करिएगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार आप लोगों ने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी और मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हुई है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।